जबरदस्त उतार चढ़ाव के बीच भारतीय बाजारों में कारोबार और दिन के निचले स्तरों पर फिर से पहुंचते हुए हफ्ते के पहले ही दिन सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों पर टिके रहने में मुश्किल, और अब तो सपोर्ट आपको ग्लोबल मार्केट से भी जाता हुआ दिख रहा है। आखिरी 1.5 घंटा जो रहने वाला बड़ा मुश्किल भरा, उसी पर होगा फोकस और करेंगे कल की भी तैयारी बजट से ठीक एक दिन पहले की। आइए, स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बैक टू बैक बड़ी गिरावट आ रही है इस बाजार में, तो समझना यही है कि आपको इस समय क्या करना है। बैक टू बैक तो 2 दिन ही होती ना, हाँ, 30 दिन की। ये तो तीसरा है बड़ी गिरावट। हाँ, बड़ी है। बैक टू बैक टू बैक बैक टू बैक टू। अरे बाप रे, 3 दिन ट्रिपल बैक। 3 दिन मतलब एक साथ इतना गिरना कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ, कुछ ज्यादा नहीं हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। और मैं बता दूं कितना ज्यादा हुआ है वो आप देख लीजिए कि निफ्टी करीबन 150 पौने 200 अंक नीचे, इस वक्त 17,400 के बेहद करीब। लगातार चौथे दिन नीचे है ना, तो लगातार चौथे दिन नीचे। और बैंक निफ्टी 3.5 महीने की निचले स्तर पर 840,000 का भी टूट गया। दीप, एक बात बताऊं आपको? जी सर। आपको विश्वास नहीं होगा। नहीं होगा, मैं फिर भी बोलिए तो। ये पिछले बुधवार के दिन ही, हाँ, बुधवार नहीं मंगलवार, क्योंकि गुरुवार की छुट्टी हो गई थी, हमने 43,078 बनाया था बैंक निफ्टी पर। यस। और 18,201 निफ्टी पे बनाया था। वो दूर दूर हो गया। मुझे पता नहीं मानेंगे आप, लेकिन ऐसा किया था किया था, याद है। तो 43,078 से मतलब आप देखो लगभग कितना हो गया, 3,500 पॉइंट। 3,500 पॉइंट। 3,500 पॉइंट बैंक निफ्टी नॉन स्टॉप गिरा है Non-stop ये 5 दिनों में। और निफ्टी में भी आप देख लीजिए 18,200 से सीधा 39,400, 600, 200, 800 पॉइंट कर रहे हैं। 200 पॉइंट पर डे के रफ्तार से नीचे आते हुए दिख रहे हैं। तो यह है बड़ी गिरावट। और अदानी ग्रुप के स्टॉक जो सुबह से ही कैश मार्केट के हैं वो खराब ही हैं, वो कभी सुधरे नहीं और अब लोअर सर्किट पर ट्रेड करते हैं। 5 से 20% तक का लोअर सर्किट लगभग सारे कैश स्टॉक्स में आपको देखने को मिल रहा है। और वायदा कारोबार के जो सुबह ऊपर के सर्किट में अदानी ग्रुप के 4 स्टॉक थे, अदानी एंटरप्राइजेस, पोर्ट, अंबुजा, एसीसी, वहाँ पर भी सब कुछ खत्म होकर अब वापस अंबुजा इनफैक्ट अच्छा खासा नीचे है। अब 5% नीचे अंबुजा दिखेगा। अदानी पोर्ट 2% नीचे देगा। एंटरप्राइजेस थोड़ा सा हरे निशान में मुश्किल से है, लेकिन बाकी सब जगह बुरा हाल है। एनबीएफसी कंपनियों के शेयरों में भी तेज गिरावट है। सरकारी कंपनियों के इंडेक्स में तेज गिरावट है। मेटल, रियल एस्टेट, एफएमसीजी, ये सारे इंडेक्स 1 से 4% गिरते हुए दिख रहे हैं। एक आईटी जरूर थोड़ा सा बेहतर है, 1% ऊपर। इंडिया विक्स परसों शुक्रवार को 8% बढ़ने के बाद, 18% बढ़ने के बाद आज 7% हो रहा है। उस दिन 18 बढ़ रहा था, आज 7% और ऊपर है। और डाउ फ्यूचर्स भी हमारे बाजार को देखकर अपना मूड खराब करते हुए डबल सेंचुरी मार्क पर नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, 200 पॉइंट नीचे। और यूरोप के बाजारों में नुकसान आधा % का है। जी, बहुत बुरा मूड हो गया सर बाजार का। कुछ भी मतलब यहाँ पे ठीक ठाक दिख रहा है या, क्योंकि सुबह जिस तरह से रिवर्सल आया था लग रहा था कि बाजार आज समझ जाएंगे, बट जो मिड आफ्टरनून से एक्शन शुरू हुआ है गिरावट का, कुछ ज्यादा ही गिरावट फिर से हो रही है सर। मतलब ये मुश्किल है मामला है, ये डिस्कम्फर्ट देने वाला है। एक दिन वो होता है जब आप नीचे खुलकर टॉप पर जाकर बंद, वो आइडियल होती है सिचुएशन, या जहां से भी खुले वहां से बढ़े। एक सिचुएशन ये होती है जहां से खुले आप वहां से गिरे ही गिरे। तो आप शुरुआती 1 घंटा देख लीजिए, जहाँ अति उत्साहित लोग थे जिन्होंने थोड़ी बहुत खरीदारी की। एक बार निफ्टी आपका 17,700 भी पहुंचा। बैंक निफ्टी आपने 42,000 के ऊपर भी, 41,000 के ऊपर भी देखा। लेकिन उसके बाद तो दीप कंटिन्यूसली आप देखें तो सिचुएशन वही है, लगातार कमजोरी आ रही है। तो ऊपरी स्तर से आप देखिए करीबन 300 पॉइंट हम गिरे हैं निफ्टी में। ये तो अच्छा हो कि पिछले 5 मिनट में हमें देखकर या हमारा शो देखकर 100 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में आई है। और बैंक निफ्टी भी आप देखिए 39,400 से 39,750, तो पिछले 3-4 मिनटों में शार्प रिकवरी आई है अभी भी। अदरवाइज तो मामला बड़ा सीरियस है। तो अब जहाँ तक सवाल बाजार के अब तक के मूड माहौल का ट्रेंड का है, सिंपल सी चीज़ है दीप, अपने एक ही फॉर्मूले पे चलेंगे। किस लेवल के ऊपर हम सुधरेंगे, हमें ये पता होना चाहिए। 17,750, 17,850 पहली वो जगह है जहाँ पर जाकर आपको नॉक करना पड़ेगा और पार होना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होता तब तक आपको तेजी सोचनी नहीं है, बहुत क्लियर है। और आपको सेफ रहना है तो सीधा जिस दिन 17,900 के ऊपर बंद हो उस दिन सोचना है कि जो बॉटम हमने बनाया वो बन गया। तब तक आपका बॉटम नहीं बना है अभी के लिए। राइट। बैंक निफ्टी 41,650 के ऊपर जिस दिन आप बंद होंगे उस दिन ये मानेगा कि हाँ, मैं तो बोलूँ वो भी नहीं, 42,000 के ऊपर जिस दिन बंद हो उस दिन मानना कि मेरा बॉटम बन गया है।
41,650 के आसपास पहला संकेत आएगा, जो अब कितना दूर दिखता है, लगभग 2000 पॉइंट दूर हो गया अब तो। करेक्ट सर। सुबह तो फिर भी कम दूर दिख रहा था, क्योंकि सुबह हमने 40,800 के आसपास तक लेवल। सो पॉइंट यही है कि दीप जितना शार्प कट आया है, जितना तेजी से हम गिरे हैं, जितना ज्यादा गिरे हैं, जब जब भी उछाल मिलेगी पहली उछाल को बेचा जाएगा और वो सुबह हुआ है। सो आसानी से आपकी गिरावट रुकेगी नहीं जब तक एग्रेसिव सेलर्स उनको रास्ता नहीं मिलेगा। और इसलिए सुबह जब ये सारे 10-10% स्टॉक ऊपर से, अदानी ग्रुप के चारों एफएनओ स्टॉक, हम एक ही बात करते हैं कि खाली एफएनओ स्टॉक ऊपर हो जाने से बात नहीं बनेगी। जब तक कैश मार्केट के ये जो 5 स्टॉक हैं इनकी चाल नहीं बदलती तब तक आप तेजी नहीं सोच सकते, तब तक इनकी चाल नहीं बदलती। और क्यों? वो इसलिए है कि अल्टीमेटली यहाँ पर तो ठीक है, डिमांड सप्लाई मिसमैच, शॉर्ट करना, लॉन्ग करना, वायदा कारोबार के शेयर, लेकिन अगर कोई कैश मार्केट का स्टॉक बेच रहा है वो तो डिलीवरी बेच रहा है, कर रहा है, बिना डिलीवरी बेच नहीं सकता, चाहे वो डिलीवरी उधार लेके बेचे या खुद की बेचे, है तो डिलीवरी है ना। बिल्कुल। तो इसलिए ये बहुत क्लियर है दीप कि जो कैश मार्केट के स्टॉक बिक रहे हैं, जब तक इनमें एग्रेसिव सेलर्स को कभी ये नीचे के सर्किट पर सारा स्टॉक खाली हो, उसके बाद ऊपर के सर्किट की तरफ बढ़े, तब तक आपका पैनिक खत्म नहीं हुआ है। तो जब ये लिटमस टेस्ट यही है कि आप जो लोग सुबह से अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वीकेंड पर अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब सब ठीक हो गया, अदानी ग्रुप के शेयर चल पड़ेंगे, भागेंगे, हो सकता है सुबह आपको एक एक्शन दिखा भी, लेकिन असली इसकी कंफर्मेशन तभी आएगी जब कैश मार्केट के स्टॉक्स में पैनिक खत्म होगा। और जब तक वहां पैनिक खत्म ना हो, जब तक वहां नीचे के सर्किट ना खुले, नीचे के सर्किट खुलकर ऊपर ना निकले, ऊपर के सर्किट ना मारे, तब तक वो रिस्क हमेशा है कि आपकी पिटाई हो सकती है। ठीक वैसे जैसे 10% सुबह सबको ऊपर लेना था, आज 5% नीचे किसी को अंबुजा नहीं लेना है। एग्जैक्टली 10% ऊपर सबको लाइन लगा के लेना था, 5% नीचे किसी को नहीं लेना। इसलिए वो रिस्क हमेशा ध्यान में रखिए, जब तक वो ना हो तब तक बाजार में आपको सावधान ही रहना है। सावधान ही रहना है, बिल्कुल सर। ओके, अदानी ग्रुप स्टॉक्स कंसर्न बाजार का यहाँ पर बढ़ा हुआ है। इस बीच रॉयटर्स की तरफ से खबर आ रही है एलआईसी को लेकर, सुबह हम बात भी कर रहे थे, जो इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फंड्स का एक्सपोजर है अदानी ग्रुप स्टॉक्स में, उसमें एलआईसी का ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा भी है। रॉयटर्स कह रहा है, एलआईसी का बयान है कि वो जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसकी जांच करेंगे। तो बड़ा फंड होल्डर है एलआईसी, काफ़ी सारे स्टॉक्स होल्ड भी करता है, लगभग आई थिंक 50,000 करोड़ का एक्सपोजर भी है वाया स्टॉक्स एलआईसी का। उसको ये जांच ज़रूर करेंगे, जो हिंडनबर्ग ने कहा है, इसको देखा जाएगा। ये आपके लिए खबर आ रही है एलआईसी की तरफ से। आइए, हमारी टीम भी तैयार है, ये कुछ खबरें तो आपकी स्क्रीन पर आ ही रही हैं। और ये बड़ी खबर है, बड़ी खबर की तरफ से, क्योंकि एलआईसी की तरफ से मेरे ख्याल से डेट और इक्विटी दोनों ही तरह के एक्सपोजर हैं। तो एलआईसी और वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर भी है, बिल्कुल। और लोग बाग कई बार नेचुरली एलआईसी के पास इतना बड़ा पोर्टफोलियो, इतना बड़ा पैसा है और इतनी सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करते भी है, तो लोग कई बार सवाल भी उठाते हैं, बिल्कुल, कि एलआईसी जो कर रहा है क्या। तो एलआईसी की तरफ से ये स्टेटमेंट आना इस वक्त की बड़ी बात है सर, कि हिंडनबर्ग पर वो अदानी की प्रतिक्रिया भी देखेंगे, उनकी रिपोर्ट भी देखेंगे, और उसकी वो कितनी सच है कितनी झूठ है उसकी इंडिपेंडेंटली एलआईसी भी जांच करने जा रहा है। एक बार आगे बढ़े उससे पहले आशु मदान साहब हैं, एक बार मैं सोचता हूँ कि ये चूंकि ब्रेकिंग न्यूज़ है और रॉयटर्स के हवाले से ये खबर आती दिख रही है, इस पर एक बार ओपिनियन लेनी चाहिए। और वो ये भी कह रहे हैं आशु सर की 1-2 दिनों में अदानी के टॉप मैनेजमेंट से एलआईसी बात भी करेगा। तो ये एक बड़ा और नया डेवलपमेंट इस वक्त होता हुआ दिख रहा है, कैसे देखते हैं आप? नहीं सर, मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखता, नॉर्मल प्रोटोकॉल है सर। कोई इतना बड़ा इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है, जैसे आपने अभी एक मेंशन किया कि क्वेश्चन कर सकते हैं, तो ये नॉर्मल प्रोटोकॉल है सर। इसमें आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ ज़्यादा, और जब मैटर इतना बड़ा तो पूछना भी चाहिए, इतना बड़ा तो बिल्कुल नॉर्मल पूछेंगे सर। बैंक्स ने भी तो क्लैरिफिकेशन दी ना, एसबीआई वगैरह ने, आपने देखा ओवर द वीकेंड सबकी क्लैरिफिकेशन आई है कि कितना एक्सपोजर है। बिकॉज जो बज़वर्ड होता है, जो ग्रेपवाइन चलती है, उस पर अगर जितना प्रोएक्टिव हो तो अच्छा है। तो आई थिंक दिस इज द प्रोएक्टिव एक्शन ऑफ एलआईसी टू स्नब दी जो क्वेश्चंस होते हैं या जो ग्रेपवाइन चलती है। तो इट्स ए नॉर्मल प्रोटोकॉल सर, मतलब आई वुड नॉट रीड टू मच इनटू इट। ठीक बात, चलिए नॉर्मल है, ज़्यादा देखते हैं, बट ऑफ कोर्स एलआईसी की तरफ से ये बयान आ रहा है, रॉयटर्स के जरिए हमें ये खबर मिल रही है, इस पर भी रखें आप नज़र। आइए, हमारी टीम तैयार बाकी खबरें और ट्रिगर्स के साथ। कुशल अरमान दोनों हैं स्टूडियो में। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में अभी भी निफ्टी से बीपीसीएल, एल&टी और साथ ही टेक महिंद्रा के नंबर्स आने बाकी हैं। साथ ही एफएनओ की 3 कंपनियां अभी डिक्लेयर करेंगी अपने नंबर्स, जिसमें आरईसी, एसआरएफ और पीएनबी शामिल है। वीआरएल लॉजिस्टिक्स पर भी नजर रखिए। बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ शेयर बायबैक पर भी विचार किया जाएगा। कल के दिन में भी ढेर सारी कंपनियां हैं जो अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। निफ्टी से 4 कंपनियां, कोल इंडिया, सन फार्मा, यूपीएल और पावर ग्रिड शामिल हैं। साथ ही एफएनओ स्पेस से 8 कंपनियां हैं जिनका नाम मैं आपको बताता हूं, जिसमें चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस है, गोदरेज कंज्यूमर्स,
IOC, GSPL, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे स्टॉक शामिल हैं। वोडाफोन आइडिया बोर्ड बैठक में ATC टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को जो ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जारी करने पर विचार करेंगे, उस पर फोकस रहेगा। साथ ही पटेल इंजीनियरिंग कंपनी राइट्स इशू को लेकर बोर्ड बैठक करने वाली है। अदानी एंटरप्राइजेस का FPO कल ये बंद होता हुआ दिखेगा, तो यहां पर फोकस रखिए। और त्रिवेणी टर्बाइन, इसका बायबैक भी बंद होगा कल के दिन में। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे LTI, माइंट्री और सीमेंस के काउंटर्स। और साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से जनवरी का US का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा और साथ ही यूरोप का GDP डेटा भी आएगा। अंत में 1 फेब बुधवार यहां पर निफ्टी से ब्रिटानिया अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। साथ ही F&O की 6 कंपनियां अशोक लेलैंड, हिंदुस्तान कॉपर, जुबिलेंट फूड, टाटा केमिकल्स, IDFC लिमिटेड और साथ ही वर्लपूल के नंबर्स पर नजर रखनी है। टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, इसका बायबैक खुलता हुआ दिखेगा। और टाटा मोटर्स भी अपनी पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतें 1.2% तक बढ़ाती हुई नजर आएगी। इवेंट के लिहाज से ऑल इंपॉर्टेंट बजट हमारा सबसे बड़ा फोकस रहेगा। यहाँ पर क्या ऐलान करती है वित्त मंत्री, ये हमें देखना है। और साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से आपको जनवरी का CPI डेटा, एक तो यूरोप का, एंड ऑल इंपॉर्टेंट फेड पॉलिसी US की, ये आपकी आती हुई दिखेगी। और OPEC प्लस की बैठक भी 1 तारीख को ही होती हुई नजर आएगी। ये सारे ट्रिगर्स हैं, सारे ट्रिगर्स हैं। तो इसमें एक बजट भी डाला आपने? सो बजट डाला? पहले, हाँ। और कोई एक ट्रिगर, एक कोई मिस तो नहीं है ट्रिगर? एक ऑटो बिक्री के आंकड़े हैं। ओके, और कोई? सबसे बड़ा ट्रिगर मिस कर दिया आपने। कौन सा? अदानी ग्रुप के शेयरों में क्या होगा? कौन सी खबर आएगी, खबर के विपरीत कौन सा स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट के विपरीत कौन सा वो सबसे बड़ा ट्रिगर। अभी तो वही ट्रिगर है, जब और तो तक कहीं पे नजर ही नहीं है। 1 तारीख को बुधवार को सुबह 11 बजे निर्मला जी अपना भाषण शुरू ना करें। आज तो सही है, उससे बड़ा ट्रिगर है कोई बुधवार 11 बजे तक? बट सर मुझे लगता है अब इस करेक्शन के बाद नैरो रेंज की वॉलिटिलिटी हो जाएगी। हाँ देखो, ये तो क्या मतलब लगता है इसमें एक जैसे वो होता है सर, उस दिन ये बात हो रही थी ना कि हम क्यों पैनिक कर रहे हैं, क्योंकि हम 4000 से करेक्शन देख रहे हैं। आप ही तो सर कितनी बार कहते हैं ग्लास को ऊपर देखना है या नीचे देखना है, मतलब हाफ फुल या हाफ एम्प्टी, या दीपांशु को कई बार बोलते हैं कि ऊपर से देखेंगे नीचे से। तो फिर मैं वही नीचे वाला एग्जांपल दूं सर, वो वैल्यूएशन क्वेश्चन मार्क तो वाई अदानी, वो तो जब हम 18,500 पे सर मैं बोलता था कोई स्टॉक नहीं अच्छा लगता, तो बहुत है। मुझे लगता है शायद ये गॉड सेंड करेक्शन भी हो सकती है बहुत सारे स्टॉक्स के लिए, कि लोग ले सकते हैं या वापस कर सकते हैं। तो मतलब एक वैल्यूएशन करेक्शन है सर। देखो, करेक्शन में तो कोई ले सकता नहीं, और तेजी में आप किसी को लेने देते नहीं। नहीं सर देखो, तेजी में तो नहीं लेने देता, लेकिन आज मैं आपके विदाउट पूछे कह देता हूँ सर। जैसे मैं बोलता था कि ये लेने वाले भाव नहीं है, मतलब चीजें अच्छी हैं। अब सर कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मर्जी अदा नहीं, अब बेचने वाले भाव नहीं है सर। अब बेचना नहीं, मतलब हम जितना मर्जी बोलते थे। मैंने उस दिन आपसे एक बड़ा टफ क्वेश्चन पूछा था कि सारे एनालिस्ट से पूछो 17,700 टूटते ही सब खत्म हो जाएगा। अब खत्म हो गया तो बोलो ना सब सेल करे। कोई नहीं सेल करेगा सर, कोई शॉर्ट नहीं कर सकता। मतलब इट इज अ वेरी डिफिकल्ट मूव, ताकि बैंक निफ्टी खराब लग भी रहा है और हो भी रहा है। मतलब मुझे तो लग रहा है कि अदानी से ज्यादा बैंक्स में क्या हुआ है सर। मतलब हम अदानी को देख रहे हैं 3000 पॉइंट बैंक निफ्टी, मतलब डेली 1000, 1500, 1000 नॉन स्टॉप। तो मैं बोलूंगा कि सर ये मतलब कुछ भी कहो सर, ऐसा ये लॉजिक डिफाइंग है कि मतलब अब बेचने वाले भाव नहीं है सर। लो बढ़िया, कम से कम बेचने वाले भाव तो नहीं है, लेने के जब आएंगे तब बताया जाएगा। जी, खबरें आइए कुछ नतीजे भी। हाँ बताओ तो। जी सर, बजाज फिनसर्व के जैसे नतीजे जो आते हुए दिखे हैं, वहाँ पर आप मुनाफा देखेंगे लगभग 42% बढ़कर आया है। आय में लगभग 24% का आपको उछाल दिखेगा। और नेट NPA वहाँ पर 0.78% से घटकर 0.4% के आसपास आते हुए दिखे हैं, तो बढ़िया नतीजे दिख रहे हैं। लॉरिस लैब की बात करें, यहाँ पर मुनाफा लगभग 32% बढ़कर आया है। आय में लगभग 50% के आसपास की बढ़त दिखेगी। और मार्जिन हालांकि आपको थोड़े बहुत गिर के आए हैं, 27.7% से गिरकर 26% पर आते हुए दिखे हैं। CSB बैंक यहाँ पर मुनाफे में लगभग 5% का उछाल है। और NIS जो है वहाँ पर आपको 12% का उछाल दिखेगा। और नेट NPAs वहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत गिरावट दिखी है, 0.57% से गिरकर 0.4% के आसपास आते हुए दिखे हैं। अजमेरा रियल्टी मुनाफा लगभग 9.7 करोड़ से बढ़कर लगभग 10.6 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। आय में भी लगभग आपको 14% का उछाल दिखेगा। स्ट्रिप विल्स यहाँ पर आय लगभग 9% बढ़कर आई है, मुनाफा लगभग फ्लैट ही रहा है, मार्जिन और घट कर आए हैं, 12.4% से गिरकर 11.5% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में नतीजों में वेस्कॉन इंजीनियरिंग की बात करें तो मुनाफा लगभग 29 करोड़ से गिरकर 16 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। और आय भी 171 करोड़ से बढ़कर हालांकि 254 करोड़ पर आती हुई दिखी। और खबरें कौन सी है अरमान आपके पास? बिल्कुल, खबरों में सन फार्मा, जिसमें इन्होंने एक जो दवा है उस ब्रांड का जो अधिग्रहण किया है। और ये दवा का उपयोग जो होता है वो ऑपरेशन के बाद होने वाली जो सूजन है उसका उपचार में किया जाता है। ITC तेलंगाना में मेदक में फूड प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें उन्होंने लगभग
60 करोड़ का जो निवेश किया था वो इन्होंने वहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेसिंग यूनिट है वो शुरू कर दी है। जीनस पावर, इनमें कंपनी को लगभग 2860 करोड़ के आसपास का जो है ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। सोलार एक्टिव फार्मा, यहाँ पे विशाखापट्टनम प्लांट में यूएसएफडीए से इनको क्लीन चिट मिलता हुआ दिखा है। इन्फीबीम एवेन्यूज की बात करें, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्रोसेस करने वाली ये पहली जो है पेमेंट गेटवे बन गई है। कृष्णा डायग्नोस्टिक, लैब सुविधा के लिए इन्होंने बीएमसी से कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ये 4 साल के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। वेल्सपन इंडिया पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कंपनी को वॉल्ट डिज्नी के साथ उन्होंने करार किया है और यूके और यूरोप के लिए जो ब्रांड लाइसेंसिंग के लिए जो उन्होंने करार किया। और अंत में ब्लॉक डील में अगर आप बात करेंगे तो सिर्फ अंबुजा सीमेंट है जहाँ पे 9 लाख शेयरों के कई सौ देखिए। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे खबरों वाले शेयर जहां पर एक्शन दिखाया है आपको भरपूर। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ क्लोजिंग शो के लिए है तैयार। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, सचिन जी चारों जुड़ चुके और वागले साहब भी जुड़ चुके हैं और आशु मदान साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में जिनके आप दर्शन कर ही चुके हैं। बहुत ही गहरी सोच में आपको नजर आएंगे। सुमित जी ऐसे मुंह करके बैठे हैं और सुमित जी कोई खास वजह इतनी सोच की पीछे, मतलब बहुत ज़्यादा आप डीप थॉट में चले गए? थोड़ा सा अगर मैंने आपको याद नहीं दिलाया तो आप मेडिटेशन में चले जाते। गुड आफ्टरनून अनिल जी। जी नहीं अनिल जी, ऐसे बस मार्केट देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि कैसे ये 5-5 मिनट में 100 पॉइंट निफ्टी का मूव आ रहा है तो कैसे स्टॉक पकड़े या कैसे मूव पकड़े। ओके, चलिए बिल्कुल। तो आप बाजार पर अपना पूरा फोकस बनाए रखें। बड़े लोगों और छोटे लोगों में एक ही चीज का फर्क होता है। अनिल जी, अगर सुमित ने कहा, मुझे इस पे पूछना है कुणाल जी से कि ऐसे में ये 100 पॉइंट में ऐसे में चार्ट्स कैसे बनते हैं और कैसे बिहेव करते हैं और कैसे रीड करते हैं हम? कुणाल जी मुफ्त में बताएंगे या फीस लेकर? वैसे बताना तो आपको वैसे तो ही। कल रात को मैं इन पर्सन भी पूछ सकता हूँ पर सर व्यूअर्स का भी फायदा होना चाहिए ना। जी जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ये इतने इम्पोर्टेंट सवाल अनिल जी आशु जी पूछ लेते हैं। हाँ। अनिल जी इसका जवाब इनको मिलेगा डिनर पर। हाँ। तो पहले एक डिनर रात्रि भोज आयोजित करें। मैं और बंसल जी कल तशरीफ ला रहे हैं अनिल जी अच्छा। मुंबई। तो एक अच्छा सा रात्रि भोज हो, अच्छा सा संगीत चल रहा हो, तो ऐसे वातावरण में अनिल जी इन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। हाँ, ऐसा ये वातावरण आशु जी को बताइए अनिल जी। ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें आप सवाल ही भूल जाए। बोले चलिए बढ़िया है। लेकिन फिलहाल सवाल मार्केट के डायरेक्शन को लेकर है। तो आशु जी बताएं सर, एक बार तो जो हल्का फुल्का हिंट तो आपने दिया कि बेचने के भाव नहीं नहीं सर, अब बेचने के लेकिन भाव क्या कोई स्प्रेड या कुछ करने की जरूरत है? सर थोड़ा देखिए, आराम से बैठे शांति सर ऐसे टाइम पे ना बिल्कुल। अब देखिए मार्केट में जो भी करेक्शन होनी थी अदानी को लेके, फियर ऑफ जो अभी आपने सर एक कैश मार्केट की बात भी बोली। अब सर स्टॉक ना मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कैश मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रेश लॉसेज हो रहे हैं। सर फियर ऑफ लॉस के डर से बेच रहे हैं लोग कि मतलब ये अदानी का अनफोल्ड कैसे होगा, एलटीसीजी का अनफोल्ड कैसे होगा। बट जो मैं पिछले दिनों में सर एक चीज़ अगर आप हाइंडसाइट देखें सर, लगता है कि हम बाद में तो हम सही होते हैं, लेकिन मैं परपेचुअली एक चीज़ बोल रहा था अनिल जी, स्क्रीन कुछ कहने की कोशिश कर रही है। स्क्रीन कुछ कहने की कोशिश कर रही है, मतलब कोई गैप अप सस्टेन नहीं करता, कहीं कोई ट्रैप नहीं होता। तो वो जो स्क्रीन कह रही थी, आई थिंक मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं सर भाव सबसे बड़ी चीज है, उसको स्क्रीन को सब कुछ पता होता है। तो अब जो पैनिक है ना सर, इट इज मोर ऑफ कि जो इवेंट चल रहा है, अब इवेंट अनफोल्ड हो गया, मुट्ठी खुल चुकी है, सबको पता है ये तर्क वितर्क चलेगा, दोनों तरफ से एग्रेसिव रिमार्क्स भी आएंगे, डिस्क्लेमर्स भी आएंगे। तो अब एक नैरो रेंज में मार्केट सिमट के रह जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कहने की चीजें सुलट जाएंगी तो क्या अदानी एंटरप्राइज वापस 4000 हो रहा है? क्वेश्चन ये है कि लोग सोच रहे हैं कि सुलट गई तो 4000। मैं बोल रहा हूँ सर, 1000 रुपए की चीज थी, 4000 हो गई, 3000 आ गई, इसके आसपास सेटल हो जाएगी। तो मतलब दैट्स नॉट बैड। मतलब आप ये कह रहे हो पुराने भावों के ख्वाब न देखें सर। हाँ, साफ साफ बोलो ना आप इसे। हाँ मतलब कुछ स्टॉक्स में तो नहीं देखने पड़ेंगे ना कुछ में सर, तो नहीं देखें। कुछ स्टॉक्स में तो नहीं देखने पड़ेंगे। अगर आप सोचेंगे मतलब इतनी जिस व्यंजन से गिरा है उसी व्यंजन से वापस हो जाएगा बाजार भी और सारे स्टॉक्स नहीं है सर। कहीं तो वैल्यूएशन क्वेश्चन मार्क थे ही ना, मतलब वैसे भी थे सर। एक लेवल के बाद में कई बार आपसे बात होती है कि ये स्टॉक अब मेरे रडार से निकल गया है सर, अब ये एकेडमिक हो गया, अब स्क्रीन पे है, देख रहे हैं, कॉल्स बंद हो जाती हैं, छोड़ देता हूं मैं कि देख रहे हैं। अब वो वापस चीजें आएंगी, अब 600 रुपए पे अदानी वापस इंटरेस्ट आएगा ही आएगा सर। मैं किसी ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ बात में, एक किसी में अच्छे फंड मैनेजर से बात कर रहा था। तो जब बात होती थी कि ये 70 के 80 के 100 के पी मल्टीपल पर कोई स्टॉक ट्रेड करते थे और ये इतनी महंगी नहीं, मतलब देखो इसमें कोई महंगा जैसा कुछ होता नहीं है। एक बार कोई पी स्टॉक है ना 30-35 ज़्यादा से ज़्यादा 40 के पी मल्टीपल के ऊपर निकल गया, फिर उसका मतलब उसको कितने ही महंगा करो और कितने ही सस्ता कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसके ज़्यादा ऊपर के वैल्यूएशन कभी किसी स्टॉक में कभी भी ग्लोबली और हिस्टोरिकली सस्टेनेबल नहीं होते। तो वो फिर आप उसको 80 का मल्टीपल दो, 60 का दो, 100 का दो या 40 का दो, महंगा तो महंगा ही है।
फिर अब आप सर मैं भी ऐसे कभी कभी कुछ अच्छे फंड मैनेजर्स के सुन लेता हूँ, तो वो जब घट जाता है ना तब कहते हैं नहीं वैल्यूएशन अनिल जी थोड़े स्ट्रेस थे। अरे बाद में तो जब स्ट्रेस थे तो तब बोलना चाहिए था ना सर, तब बोलने का मजा है जब स्ट्रेस थे। वो और वो पेशेंस होती है सर, वो 3 महीने रह सकते हैं, 6 महीने रह सकते हैं, 1 साल रह सकते हैं, वही तो कंट्रोल है सर। ये फर्क वही है। 3:30 बजे तो हम सब लोग वाइज होते हैं और सुबह 9:15 बजे अदरवाइज। आइए बढ़ते आगे, सचिन जी के लिए बिगुल BTS डबल टी वाला। सचिन जी फरमाए। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर आईटी में अच्छा ट्रैक्शन है, वहां पर कोफोर्ज अभी भी जिस तरीके से प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है फ्रेश लॉन्ग्स अभी भी ऐड करने चाहिए। ये पर्टिकुलर कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो खरीदारी करनी है कोफोर्ज के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 43.65 पे। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 4520 का, एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है 4640 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो सकती है 1 से 2 दिनों में। तो अभी भी खरीदारी करनी है कोफोर्ज के फ्यूचर्स में। खरीदारी करें कोफोर्ज के फ्यूचर्स में। सुबह मिड कैप आईटी की बात हो भी रही थी और ये सारे काउंटर्स मोमेंटम दिखा भी रहे हैं। इनफैक्ट एक फ्रेश मूव कोफोर्ज में आ रही है, एक फ्रेश मूव टेक महिंद्रा में भी आ रही है। नतीजों से पहले ये काउंटर भी थोड़ा आपको एक्टिव होते हुए दिख रहा है। एक बार टेक महिंद्रा के चार्ट पर भी एक राय ले ली जाए वागले साहब की तरफ से। वागले साहब, टेक महिंद्रा देखें सर, डेज हाई पर अभी एक फ्रेश स्पाइक आया है। 1006 से टेक 10, 12, 15 रुपए की, लेकिन उससे ज्यादा मुझे लग नहीं रही है। ऑन द डाउन साइड 1040 ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो 1040, 1065 ये रेंज होगी आज के लिए। तो यह है टेक महिंद्रा। HCL टेक फर्स्ट सोर्स, इस पर भी आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनके एक कॉल। बिगुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिमाग जो आईटी स्टॉक्स के अंदर ही मोमेंटम बन रहा है, तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है वो है, उसका भाव है 403 रुपए, 404 रुपए। स्टॉक का नाम है विप्रो। विप्रो के अंदर मोमेंटम बन रहा है। विप्रो ने कल का हाई जस्ट अभी ब्रेक किया है। मार्केट में जैसे ही लोअर लेवल से रिबाउंड आया, तो इस बार सबसे पहले आईटी स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बना है, तो यहाँ पे विप्रो के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। कल का हाई जस्ट अभी निकाला है स्टॉक के अंदर, यहां से एक बढ़िया मूव बनना चाहिए और इस हफ्ते के अंदर स्टॉक में ऊपर में 415 रुपए से लेके 425 रुपए तक के मूव तक की पॉसिबिलिटी बन रही है। खरीदारी करें। नीचे के अंदर स्टॉक का जो सपोर्ट बन रहा है 395 रुपए का बन रहा है। 395 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 415 और 425 के टारगेट्स के लिए। तो हमें खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई। आईटी स्टॉक दिख रहे हैं इस कमजोर बाजार में भी मजबूत। एक सेक्टर जो मजबूत रहा है आमतौर पर वो है टेक्सटाइल सेक्टर। वैसे तो अच्छा कर रहा है, लेकिन फिर भी ये सेक्टर वो है जो बहुत सारे जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, यानी कि नौकरियां काफ़ी देता है, और इसलिए हर बजट में इस सेक्टर को लेकर काफ़ी कुछ उम्मीदें होती है। अरमान हमारे साथ जुड़ चुके बताने के लिए कि टेक्सटाइल सेक्टर की क्या है उम्मीदें इस बजट से। अरमान बताएं। जी सर, सबसे पहले तो एक जो PLI स्कीम है, वो PLI स्कीम के अंदर आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक अतिरिक्त फंडिंग जो है वो हो सकती है, और उसी के साथ साथ जो PM मित्रा जो योजना है, मित्रा जो स्कीम है, जो PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और अपैरल जो स्कीम है, वहां पर भी आपको अतिरिक्त फंडिंग जो है वहां पर आपको उसकी भी उम्मीद है। अब उसके साथ साथ एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम, क्योंकि अगर ओवरऑल अगर आपने देखा होगा लास्ट 1 साल से अगर आप देखेंगे एक्सपोर्ट में अगर दिक्कत आती है, तो यहां पर ये जो है एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम में है, यहां पर आपको अतिरिक्त प्रावधान जो है वो भी आते हुए दिखेंगे। और जो रॉ कॉटन की अगर आप जबरदस्त जो कीमतें लगातार बढ़ी है, तो उस पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 5% की इंपोर्ट ड्यूटी है उसको हटाया जाएगा। उसी के साथ साथ जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो और लगाई जाएगी, क्योंकि ये जो भाव बढ़ रहे हैं उसको कम करने के लिए उस हिसाब से ये चीज हो सकती है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है कि जो इंटरेस्ट इक्विलेशन स्कीम जो है, जो पहले कुछ स्पेसिफिक ही थी, वो यहां पर अब सभी, अगर आप एक्सपोर्ट के लिए सभी अपैरल कंपनीज के लिए सभी सेक्टर में हो सकता है यहां पर मिलती हुई दिखे। और प्रोसेसिंग्स की लगातार यहां पर बात हो रही थी कि जो TCS टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है और कंसेशन टैक्स रिजीम की जो प्रोसेसिंग है वहां पर दिक्कत आ रही थी, तो इस बार वो माना जा रहा है कि वहां पर प्रोसेसिंग जो है वो इस बार वो भी सरल कर दी जाए। ओके, तो ये है आपके लिए टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर इस बजट से उम्मीदें। लेट्स सी क्या कुछ होता है, कितनी पूरी होती है। वैसे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, बस ठीक है जो चल रहा है वो चलने दें आराम से, क्यों, है ना अरमान? सर 5% वाला ड्यूटी वाला सर करना है। अच्छा, ड्यूटी वाला करेंगे, चलिए ठीक है। तो इसका मतलब अरमान एकदम मजबूती के साथ टेक्सटाइल सेक्टर के साथ खड़े हुए। लेट्स सी क्या कुछ होता है। आइए बढ़ते आगे और एक बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का।
जरूर कुछ ना कोई आईटी शेयर ही खरीदना चाहेंगे, लेना तो वही है सर, आईटी वहीं पर है। लेट्स सी, बताएं सर। अनिल जी कॉल बताएं, उससे पहले एक अपडेट है अनिल जी, टेक्सटाइल की अनिल जी जो सेल बढ़ रही है उसमें जी बिजनेस का भी योगदान है। आशु जी को देखिए अनिल जी, पहले हाफ जैकेट में आते थे, अब फुल कोट में आ रहे हैं, टाई मिसिंग है, वो भी 1 साल में आ जाएगी अनिल जी। नहीं, ये तो मौसम के हिसाब से है, मौसम के हिसाब से है नहीं, मौसम के हिसाब से स्टूडियो आना है, बजट का वीक चल रहा है तो थोड़ा सा तो बिल्कुल। और वैसे भी देखिए जीडीपी ग्रोथ में तो जीडीपी की ग्रोथ तो तभी आएगी जब कंजम्पशन बढ़ेगा, तो कंजम्पशन बढ़ाते रहिए, और आप कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो वित्त मंत्री जी आपके लिए बजट में कुछ न कुछ एटीसी की लिमिट बढ़ाने का या फिर टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाने के बारे में सोचेगी जरूर। इस बार तो बनता है सर, आ जाना चाहिए। बहुत बनता है, बहुत बनता है, बहुत बनता है। मतलब कंपनियों के लिए टैक्स 25%, और वो जो नई नई कंपनियों वाली जो स्कीम आई उसमें तो 15%। बिल्कुल बनता है सर, बिल्कुल। मतलब है ना, थोड़ा अगर इंडिविजुअल की टैक्स स्लैब कम हो जाए ना तो बिल्कुल बनता है सर। इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई, और मतलब क्या आप क्या कहने की कोशिश करें कि आप ज्यादा अच्छा ना करो सर? आप सोचो ना, 25% टैक्स कट कर दिया, लाइफ टाइम हाई पे टैक्स कलेक्शन चल रहे हैं, सोचो कितना टैक्स आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि ज्यादा टैक्स रखने के बजाय कम टैक्स रखो, दायरा बढ़ाओ, और किसी को देने में तकलीफ ना है। और सर सैलरी का ज्यादा कम होना चाहिए। जो पर्सनल एडवाइजरी चला रहे हैं इनका थोड़ा सा कर सकते हैं, मतलब इतना ज्यादा जरूरत नहीं है सैलरी वालों का जरूर करना चाहिए। हाँ, इनके तो सारे खर्चे भी, जैसे अब कुणाल जी, राकेश जी जैसे मुंबई आएंगे तो इनका जो एयर ट्रेवल का बिल है वो तो इनका तो खर्चे में जाएगा। बिल्कुल जाएगा सर। आपका हमारा तो सैलरी में से टैक्स कटने के बाद तो प्राइवेट जेट का भी डाल सकते हैं सर। ओके, चलिए लेट्स चेंज द टॉपिक। बताएं सर आपकी कॉल। अनिल जी हमारी कॉल वही है जिसको हम यहाँ से 250 रुपए नीचे से रिकमेंड करते आ रहे हैं। स्टॉक है टीसीएस। मैं और कुणाल जी रेगुलरली इसको रिकमेंड कर रहे हैं, और अब एक दोबारा से एक नए कीर्तिमान, एक नए लेवल को तोड़ने की तैयारी कर रहा है, तो टीसीएस पर खरीदारी की राय। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बाजार में छिपने की जगह है आईटी में, और आईटी में एक ब्रेकआउट आता हुआ टीसीएस पर फिर से चार्ट पर नजर आ रहा है। और जैसे अभी राकेश जी ने कहा कि हम लोग नीचे के लेवल से लगातार टीसीएस पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। फ्रेश ब्रेकआउट इंट्राडे चार्ट्स पर आया है और इसी वजह से फिर से खरीदारी की राय है। 3430 पर अब एक संशोधित स्टॉप लॉस रखें, 3430 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट 3530 रुपए का, दूसरा टारगेट 3580 रुपए का। खरीदारी की राय है टीसीएस। टीसीएस आईटी पे ही भरोसा है। कोफोर्ज, विप्रो और अब टीसीएस, सारे आईटी पर ही कॉल्स आ रहे हैं इस समय। वही एक उम्मीद की किरण बनी हुई है इस बाजार में। आइए देखते हैं सेठी साहब को क्या पसंद आ रहा है इस बाजार में, आज उनकी क्या है स्ट्रैटेजी। सेठी साहब, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है सेठी साहब, गुड आफ्टरनून सर। बताएं क्या करना है इस बाजार में। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है आज। भरोसा बना हुआ है सर बाजार में? नहीं, ये जो ज्यादा नॉइज वाले स्टॉक्स है या जो ग्रुप है वहां से हटके अगर कैश मार्केट में देखेंगे, और फिर हमारे यहाँ परसों एक बहुत बड़ा इवेंट है बजट का, तो उसको ध्यान में रखते हुए 2 सेक्टर्स ऐसे आइडेंटिफाई करे हैं जिसपे बजट में कुछ नेगेटिव हो नहीं सकता, पॉजिटिव ही रहना चाहिए बजट उन सेक्टर्स के लिए, और वहां से 2 अच्छी क्वालिटी के सस्ते वैल्यूएशन वाले 2 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें। चलिए बताएं सर, पहला स्टॉक कौन सा है? पहला स्टॉक दीपांशु एक डिफेंस स्टॉक है, स्टॉक का नाम है जेन टेक्नोलॉजी। पहला स्टॉक दीपांशु एक डिफेंस स्टॉक है, स्टॉक का नाम है जेन टेक्नोलॉजीज, ZENTEC। जेनटेक के नाम से ट्रेड होता है, 197 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। ये कंपनी डिफेंस सेक्टर का कारोबार करती है। ये मेनली ड्रोन्स बनाने के लिए जानी जाती है, जहां पे इन्होंने 90 से ज्यादा पेटेंट्स के लिए अप्लाई किया हुआ और 1000 से ज्यादा ट्रेनिंग सिस्टम्स एक्सपोर्ट्स भी करे हुए हैं। फिर सरकार का पूरा फोकस है एक तो ड्रोन्स को बढ़ावा देने के लिए, फिर डिफेंस सेक्टर के लिए ये बजट में मुझे लगता है एलोकेशन में काफी बढ़ोतरी होगी, तो उसका एक फायदा पूरे डिफेंस सेक्टर को देखने को मिलेगा। और हाल ही में इनको एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है इंडियन एयरफोर्स से, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक का, और कल इसके नतीजे आए थे। नतीजे बहुत ही दमदार थे। दिसंबर तिमाही पिछले साल जहां 22 लाख का नुकसान था, उसके सामने 9 करोड़ 40 लाख 9.4 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया इस क्वार्टर में। और बाकी ड्रोन्स आजकल एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यूज होते हैं, फूड डिलीवरी एप्स भी यूज करते हैं, तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं। सेक्टर पे बुलिश हूं इन एंटिसिपेशन ऑफ गुड बजट। मुझे लगता है इस स्टॉक को यहाँ पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 210 का, स्टॉप लॉस रखना है 190 रुपए का।
के स्टॉप लॉस के साथ जेन टेक में करें आप खरीदे। ये एग्रीकल्चर में भी ड्रोन यूज होने लग गए। हाँ अनिल जी, आजकल ऐसे सुनने में आ रहा है ये जो एग्रीकल्चर किसानों को जो पेस्टिसाइड्स वगैरह जो स्प्रे करने होते हैं उसके लिए भी ड्रोन्स आजकल यूज होते हैं, तो वो भी एक बड़ा सेगमेंट है जो इस कंपनी को जिससे फायदा होना है अनिल जी। अच्छा, मतलब गजब यार, मतलब सब जगह टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल हो रहा है आजकल। तो वैसे ड्रोन से हमने भी इस बार हमने एक प्रोमो बनाया है बहुत ही, मुझे नहीं पता हमारी टीम खींच कर ला सकती है वो प्रोमो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से मशीन्स और ड्रोन पे हमारी टीम ने बजट का प्रोमो बनाया है। आशुतोष नहीं देखा ना, देखो जरा दिखाइए, आशुतोष को दिखाइए। तो आज के शो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार सर आपसे एक बात पूछनी थी सर। अरे ये कैमरा कब से बोलने लगा भाई? सर बजट फिर से आने वाला है, उसी पर कुछ समझना था। हाँ, क्या जानना चाहते हो कि तुम्हारे कैमरामैन की टैक्स कम होगी क्या, सेक्शन 80C की लिमिट बढ़ेगी क्या, सैलरी वालों को कुछ राहत मिलेगी क्या, यही ना? चिंता मत करो, सब बता। अनिल सर 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 मेरा भी एक सवाल है सर। अरे द्रोणाचार्य, आप भी, आपको भी बजट के बारे में जानना है? क्या जानना चाहते हो बजट में? यही ना कि पीएलआई स्कीम किन किन सेक्टर में आएगी, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा कैसे मिलेगा, टेक्नोलॉजी के लिए क्या कुछ होगा। चिंता मत करिए, सब बताएंगे आपको। लीजिए, अब तो मशीनें भी तैयार है बजट के लिए, और आपकी तैयारी कैसी है? नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। सुनिए और समझ लीजिए एकदम आसान भाषा में बजट को। 1 फरवरी सुबह 7 बजे से आप और हम सिर्फ जी बिजनेस पर। याद है ना, बजट मतलब सिर्फ जी बिजनेस। तो आशुष सर, ये हमारी टीम ने बड़ी क्रिएटिविटी के साथ प्रोमो बनाया है। वेरी नाइस है ना, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, अलग थॉट प्रोसेस के साथ। वो जो अंदर वाला ड्रोन था ना सर, वो बहुत जोरदार था ना। हाँ, बिल्कुल जबरदस्त। तो चलिए, लेकिन बजट तो परसों है, उससे पहले भी कल काफी कुछ है भाई। कल पेश होगा इकोनॉमिक सर्वे, और हमने पूरी तैयारी आपके लिए कर रखी कि इकोनॉमिक सर्वे के बाद आपको बजट का अंदाजा किस तरह से लगाना है। अदिति नायर जी होंगे हमारे साथ, अजय बग्गा साहब और लक्ष्मी अय्यर जी होंगी। तो ये हमारे साथ होंगे जाने माने दिग्गज इकोनॉमिस्ट भी, और बग्गा साहब तो इकोनॉमिक मामलों के और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के विशेषज्ञ। डेट फंड मैनेजर लक्ष्मी अय्यर जी भी होंगी, और तकनीकी राय देने के लिए आपके साथ होंगे जय ठक्कर साहब, और फंडामेंटल राय के लिए विकास सेठी साहब भी होंगे, जो अभी फोन लाइन पर हैं भी। 50% अपना काम पूरा कर चुके हैं। लेकिन कल 12 बजे इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा, और इकोनॉमिक सर्वे पर हमारी एक खास पेशकश होगी आपके लिए, इसे मिस मत कीजिएगा। और सेठी साहब का आधा ही काम हुआ है ना, ड्रोन वाला। सेठी साहब, ड्रोन वाला तो हो गया, व्हाट नेक्स्ट? हाँ बिल्कुल अनिल जी, और ड्रोन वाला काम में आपने भी सहयोग दिया अनिल जी। आप लोग भी आजकल यूज करते हैं, और ऐसे भी अनिल जी हम शादी ब्याह में आजकल जब कोई वेडिंग में जाते हैं तो देखते हैं ना कि ड्रोन से ही फोटोग्राफी होती है। आपको अचानक से ठंड लगने लगती है, हवा आने लगती है, फिर ऊपर देखते हैं तो ड्रोन आया, कैमरा है। हमारे तो बाल भी उड़ते हैं सर। अनिल जी, अभी हम दोनों ही शादी में थे, वहाँ पे नोटिस भी किया था मैंने, आपके बाल उड़ रहे थे, मेरे कुछ नहीं हो रहा था। सेठी साहब की ये तो खास बात है, इनका कोई बाल भी माका नहीं कर सकता। जी सर, बताए दूसरी पिक। बिल्कुल अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है वो भी इसी तरह के एक सेक्टर से है जो बजट में बिल्कुल फोकस में रहेगा, रेलवे वाला सेक्टर। और यहाँ से आज मैंने पिक किया राइट्स को, जो अभी 343-44 के आसपास ट्रेड करता है। एक बहुत ही फंडामेंटली जबरदस्त कंपनी है जो कि मेनली कंसल्टेंसी और टर्नकी प्रोजेक्ट्स करती है रेलवेज के लिए। ये तो मेजर काम है ही है, और इसके अलावा ये कंपनी और भी प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज के लिए काम करती है। फिर मेट्रो है, हाईवेज है, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, इन सबको भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। 55 से ज्यादा देशों में इनके प्रोजेक्ट्स चलते हैं। क्लाइंट लिस्ट देख रहा था तो रेलवेज के अलावा ये IIMs है, फिर एम्स जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, टाटा स्टील, सेल, NTPC, BPCL, इन सब के लिए भी काम करती है। जबरदस्त एक ऑर्डर बुक है 5000 करोड़ की, और हाल ही में इनको बेंगलोर मेट्रो, IIT दिल्ली, अहमदाबाद मेट्रो, इन सब से 1200-1500 करोड़ के नए ऑर्डर्स भी मिले हैं। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक बहुत सस्ता है, 15 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। डिविडेंड यील्ड है क्लोज टू 5%, अच्छे रिटर्न रेशियोज, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26%, FIs DIs का भी पूरा भरोसा है, 20% हिस्सेदारी रखते हैं। और ये
स्टॉक आज फोकस में आने की वजह भी है कि जो बजट है परसों, तो उसमें रेलवेज को लेके भी काफी बुलिश हूँ। रेलवे और रेलवे स्टॉक्स में भी इन दिनों में कुछ करेक्ट हुए हैं, तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 360 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 330 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए राइट्स जहां पर आपको करनी है खरीदारी, और इसके साथ ही ज़ेनटेक जो अपने अच्छे नतीजों पर भी रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर भी आप करें फोकस। शुक्रिया सिटी साहब ये दोनों कॉल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस बीच पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। बाकी सब मैट्रिक्स पर तो अच्छे नंबर्स हैं, थोड़ा मुनाफा अनुमान से कम आया है। हालांकि ओवरऑल प्रोविजनिंग यहाँ पर 200 करोड़ से घटी है तिमाही दर तिमाही अगर आप बात करें, बट ओवरऑल बेसिस पर देखें तो नंबर्स आपके वैसे ज़्यादातर अच्छे ही दिख रहे हैं जहाँ तक पीएनबी का सवाल है। एक बार स्क्रीन पर देख लेते हैं किस तरह के नंबर्स हैं। नेट एनपीए घटकर आए हैं 3.8% से घटकर 3.3% तिमाही दर तिमाही हुए हैं, और ग्रॉस एनपीएस में भी हमने गिरावट देखी है 10.48 से 9.76% के आपको आते हुए दिखे हैं। स्टैंड अलोन मुनाफा एक कंसर्न की बात है, क्योंकि 1130 करोड़ से घटकर ये 630 करोड़ का आया है। हमने अनुमान लगाया था कि ये 1410 करोड़ का आएगा, तो अब देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ओवरऑल प्रोविजनिंग ठीक दिख रही है, हालांकि वाई बेसिस पर क्या प्रोविजनिंग है कंपैरिजन है वो देखना पड़ेगा, वो एक कंसर्न है। अदरवाइज बाकी बेसिस पर नेट इंटरेस्ट इनकम में अगर आप देखें तो अनुमान से बेहतर ही आपको आती हुई दिखी है। तो पीएनबी के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फिलहाल फ्लैश होते हुए स्टॉक भी थोड़ा एक्शन में दिख रहा है। अब उतार चढ़ाव हो रहा है, तो आई थिंक मुनाफे का फिगर देखना पड़ेगा, और ओवरऑल अगर कोई हिट हुआ है जिसकी वजह से इतनी थोड़ी सी डीप ज्यादा हुई, तो मेरे ख्याल से मुनाफा कम है। आई थिंक वहीं पर प्रोविजनिंग बढ़ गई, देखिए 3300 हाँ, से 4700 वाई बेसिस पर प्रोविजनिंग बढ़ी है। आई थिंक उसी का इम्पैक्ट, आई थिंक उस वजह से उसी का इम्पैक्ट है, क्योंकि इस वक्त एसेट क्वालिटी तो अदरवाइज तो मार्केट देख भी नहीं रहा कि एसेट क्वालिटी किसी की खराब भी हो सकती है। अगर इनकी प्रोविजनिंग बढ़ रही है तो फिर थोड़ी वो चिंता की बात है। तो आई थिंक थोड़ा सावधान रहना चाहिए। नंबर्स किसी भी लिहाज से पीएनबी के अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। 1500 करोड़ से बढ़िया, और ये साफ थोड़ा दिक्कत वाला मामला नजर आ रहा है। आइए स्ट्रैटेजी ले लें, मैं तैयार है। 2:30 बजे की एलजी की मार्केट स्ट्रैटेजी। खराब है सिचुएशन सर। हालांकि डाउ फ्यूचर्स 250 अंक नीचे था शो की शुरुआत के समय, अभी 250 अंक नीचे दिख रहा है, बट कमजोरी है। 6 दिनों की तेजी वैसे रही है डाउ में। नाज़डैक फ्यूचर्स 1% नीचे है, तो यहाँ पर थोड़ी ज्यादा कमजोरी आपको दिख रही है। यूरोप में मामूली सी गिरावट है, कच्चा तेल ठीक है, रुपया फ्लैट है, एशिया भी ठीक ही था, ताइवान बल्कि 3.5% ऊपर था, हांगकांग 3.25% नीचे था। वो दोनों बाजार अपनी चाल में चल रहे हैं। बताए सर हमें क्या करना है, क्योंकि हमारी तो हालत उतनी अच्छी नहीं है। देखिए, जब तक अदानी ग्रुप के शेयर स्टेबल नहीं होते तब तक भारतीय बाजारों के लिए सस्टेनेबल रिकवरी दिखाना मुश्किल काम है। ये तो हमारे अपने संकेत हैं। दूसरा संकेत आप शाम को देखेंगे डेटा में, जो शुक्रवार को आपको नजर आया, भारी भरकम 10,000 करोड़ से ज़्यादा की डायरेक्शनल बिकवाली कैश मार्केट, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मिला के, उसमें कहीं कोई खास कमी आने के संकेत नहीं दिखते। मतलब मार्केट के लिहाज से आज भी आपको बड़ी बिकवाली का फिगर आएगा, वो दूसरा। और उसके ऊपर तीसरा ये कि 7 दिनों तक लगातार बढ़ने के बाद डाउ भी कभी तो रुकेगा, राइट। नेस्डेक भी इतने दिन से मजबूत है और डाउ फ्यूचर्स 200 नीचे है। तो किस वजह से आप लेंगे? सिर्फ एक ही वजह से ले सकते हैं कि अरे बहुत गिर गया, आप नीचे ले ले, तो उस वजह से जब लेंगे तो वो टिकेगा नहीं। तो इसलिए अपने सिंपल फॉर्मूले के साथ चलना है, और वो फॉर्मूला ये है कि 17,750 17,850 की जो सप्लाई रेंज है, आज देखिए उससे पहले से ही घूम गया, 17,700 से ही घूम गया, वहां तक भी नहीं पहुंचा। कई कायदे से इसको देखा जाए तो 17,750 तक तो आना चाहिए था, 50 पॉइंट पहले से घूम गया। कायदे से देखा जाए तो इसको कम से कम 42,000 तक तो ऊपर एक बार आना था बैंक निफ्टी को, 41,800 के आसपास से घूम गया। इसका मतलब क्लियर है कि जो पहले इंपॉर्टेंट लेवल पे ऊपर जाना चाहिए वहां भी नहीं जा रहा और वहां से घूम रहा है। सो आई थिंक जब तक 17,750 17,850 की रेंज के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक व्यू कमजोरी का ही रखना है। जब तक बैंक निफ्टी पहले 42,000, उसके बाद 42,400 से 42,650 की जो बड़ी रेंज है, सॉरी पहले 41,000 41,450 से एक तो हजार पॉइंट ऐसे बदलते हैं ना, याद आज आदमी याद रखे तो कैसे रखे, 41 के 42, 41 के 40, हर रोज आंकड़ा बदल जाता है। तो पहले इंट्राडे 41,000 और उसके अलावा 41,400 से 41,650 जिस दिन पार करेंगे तब हमें कंफर्ट आएगा। तो फिलहाल खरीदने का तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। बिल्कुल सर, ठीक है, अगर आपकी शॉर्ट सर आपको कुछ कवर करके चलने है, कुछ करना है तो आप देखें, अदरवाइज ऊपर आए तो हल्का करने के बारे में सोचें। डेटा बता दूं 17,500 जिसके आसपास आप निफ्टी पर ट्रेड कर रहे हैं, एक बार 17,400 तक भी गए, करेक्ट। 17,500 के नीचे जाने पर करीबन 2 करोड़ शेयर पुट राइटर्स रिस्क पर आ जाते हैं। 2 करोड़ शेयर 17,500 से लेकर 18,000 तक जिन्होंने पुट बेच कर रखे हैं, उनकी जाहिर सी बात है कि हालत तो खराब होगी।
18,000 के पुट राइटर 31 लाख शेयर खड़े हैं अभी भी, और इनको बजट के पहले तो कटना ही पड़ेगा, अनलेस कि ये मानकर चल रहे हो कि बजट के दिन ऐसा बजट आ जाए कि भाई इंडेक्स 5-6% बढ़ जाए, इतने और ऑप्टिमिस्टिक कोई हो तब तो अलग बात है। अदरवाइज सोचो 18,000 का पुट अभी तक काटा नहीं है, सोचिए जिन्होंने बेच के रखा है, डट के खड़े, हाँ डट के खड़ा, तो 500 पॉइंट अनलिमिटेड लॉस होता है ना। कितने में बेचा होगा? मान लिया 18,000 का पुट आपने 200 पॉइंट में भी बेचा हो, इससे ज़्यादा तो क्या ही बेचा होगा, करेक्ट, तब भी आप कितने नुकसान में, 300 पॉइंट नुकसान में तब भी, तो इसलिए ये दिक्कत है। तो एनीवे, तो पहली चीज़ तो ये ऊपर में 17,700 के ऊपर आने पर दिन के दौरान थोड़ी सी मजबूती दिखेगी, तो ऊपर दिन के लिए 17,700 है, बाकी 17,750, 850। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 40,000 के नीचे आ गए, कोई खास पुट, ये बैंक निफ्टी में ये आराम है कि ज़्यादा पुट बेचे हुए नहीं है, यहाँ पोजीशन ज़्यादा है नहीं, और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी ओवर सोल्ड है 0.5 पर है। सो एक चीज़ क्लियर है दीप कि अब वापस जब रिकवरी बनेगी तो बैंक निफ्टी रिकवरी में फास्ट भागेगा, क्योंकि ओवरसोल्ड है, हल्का है, ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। भले अभी आपको 1.25% कमज़ोर दिख रहा हो, लेकिन रिकवरी की स्पीड बैंक निफ्टी में ज़्यादा आएगी। निफ्टी 0.72 का पुट कॉल रेशियो है, ठीक है, लेकिन ओवरसोल्ड अभी भी नहीं है, 0.6 के आसपास होता तो मानते हैं। ऊपर में बैंक निफ्टी के लिए रुकावट 41,000 है, निफ्टी के लिए 17,750 है, बस। ठीक है सर, चलिए, तो ये है आपके लिए इस समय के लेवल्स। रिकवरी आएगी तो तेज आएगी, अब फ्रेश शॉर्ट का नहीं सोचना है, बट लेवल्स अपने आप बचा के रखिए। 500 पॉइंट का कट वैसे आपको दिख रहा है। एक सवाल जी सर। अनिल जी देखिए, मैं ये सवाल ना बिल्कुल जो ग्राउंड से, और आपको भी बहुत मैसेजेस ज़रूर आए होंगे। अब क्या देखिए सर, अदानी एंटरप्राइज में जो हुआ सो हुआ, एंटरप्राइज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश की प्रॉब्लम नहीं है। जो पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा स्टॉक लॉन्ग है वो है अदानी पोर्ट, और सबकी बाइंग मतलब आप मान लो 800 से 900 की है, 900 वाला भी है, 850 भी है, उससे नीचे की नहीं है किसी की, सब है। अब हम कई बार ये अभी देखना कॉल्स भी आएंगी, चार्ट्स पे भी अच्छा लगेगा, मतलब ये एक सर बहुत ही मतलब सीरियस क्वेश्चन है, फंडामेंटली भी अच्छा लगता था, टेक्निकली भी तब अच्छा लगता था, जेन्युइन बात है। और अब 580 से हम बोलेंगे यार बढ़ भी जाएगा, और बढ़ेगा भी, 620-30 हो जाएगा, 50 रुपए के ऊपर नीचे। 800 से 900, 850 वाला सर सारी क्वेरीज वो आ रही हैं मेरे पास, तो मतलब 2 दिन से बहुत ही दबा के आई हैं, तो मैं सर रिप्रेजेंट करता हूँ मतलब मासेस जो आती हैं, क्या करना चाहिए उसको, उसके लिए आंसर बहुत मुश्किल है सर। देखिए, एक तो सेफ आंसर है कि जब अब तक नहीं बेचा, जो हो गया अब नहीं बेचना, वो तो मैंने अभी मतलब ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे भी बोला है कि अब नहीं बेचना, यहाँ से रिकवरी आएगी, वर्स्ट इज ओवर, या मतलब अब जब इतना देख लिया तो होता ना कि देखेंगे, उसके लिए क्या करना चाहिए सर? जो आपको 800-900 के रखे, हाँ बिल्कुल सबके हैं, उससे नीचे का नहीं है किसी का सर। 100% एवरेज प्राइस 850-900 की है जिसके पास भी अदान, और पोर्ट ही है, एंटरप्राइज 1000 घटने के बाद भी इतनी तकलीफ नहीं है मार्केट में। क्या होता है, आपको 2 समय पता चलता है, थोड़ा अंदाजा लगता है कि आप जो स्टॉक खरीद रहे हो कितना रिस्की है, या तो खरीदने के पहले आपको पता है कि आप कितना रिस्की, तभी हम ऑप्शन से कहते हैं बार-बार के ऑप्शन कितना रिस्की आप खरीद रहे हो, कि खरीदने के पहले ही कि आपको पता है जो स्टॉक बढ़ता है एक तरफा है, वो घटता भी एक तरफा है। उस समय पता चल जाए तो ठीक है, उस समय पता न चले तो बाद में चलता है, जैसा अब पता चल रहा है कि भाई अचानक से सबको वैल्यूशंस भी याद आते हैं, इतना जोर से भागा था ये भी याद आता है, अरे अपने को तो पहले से पता था, ये सब अब याद आते हैं, एक दिन पहले किसी को याद नहीं आया। सो आई थिंक इसमें ना कॉल इंडिविजुअली लेना पड़ेगा, आप और मैं कह ही नहीं पाएंगे कि इस लेवल पे बेच दीजिए, क्योंकि अदानी पोर्ट सपोज आपने 590 बोला कि चलो बेच दो, ठीक है, हो सकता है 560 भी हो जाए, लेकिन वो आदमी 560 याद नहीं रहेगा, 30 रुपये नीचे हो रहा, 650 हो गया तो वो जरूर बोलेगा आपको। सही बात, क्या आपने बोला, आई थिंक ये बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बोला। इंडिविजुअल ही आपको कॉल लेना पड़ेगा कि क्या आप उस रिस्की स्टॉक में रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि यू नेवर नो, कल को सब ठीक और भाव भी वापस जल्दी से आ जाए, ऐसा मानने वाले लोगों की भी कमी नहीं है हिंदुस्तान में। बिल्कुल, और आप सही कह रहे हैं सर। ड्यूरिंग वन ऑफ माय कोचिंग क्लासेस गुरु कुणाल जी ने बिल्कुल यही चीज समझाई थी सर, कि जब डीप लॉसेस हो जाते हैं ना तो आप गाइड कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते यही आप है ना, बिना 800-900 के भाव के बगैर पूछते सवाल तो जवाब अलग होता है ना, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। बट क्या है ना सर कि यही एक डिफरेंस है जो मतलब ब्रिज नहीं हो पाता, कि पब्लिक तो यही जानना चाहती है ना सर, क्या जवाब दें उसको, मतलब समटाइम हमारे लिए डिफिकल्ट मुश्किल होता है, और रियलिटी है लेकिन ये एब्सोल्युटली। आइए करते हैं मुलाकात बसीन साहब से, 2:45 बजे का समय। बसीन साहब स्वागत है सर, नमस्कार। बताएं सर क्या है व्यू इस वक्त बाजार पर, और साथ ही आपकी तरफ से आउटलुक और अपडेट्स भी। तो अनिल जी, मुझे लगता है पैनिक जो होना था आज हो गया है। अब कल का दिन है और आपको पता है परसों बजट है, तो रिस्क इवेंट है आपके सामने। इवेंट अब मंदी वालों के लिए भी ये हो सकता है कि इवेंट रिस्क ऑन द पॉजिटिव साइड हो सकता है।
because a lot of the bad news is already in the price. आज मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, पीएनबी के नंबर से मार्केट लैकलस्टर रिएक्ट करी है, बट आपने शायद देखा नहीं, पीसीआर इज 85.3%. कब आपने सोचा है कि पीएसयू बैंक्स विल हैव अ प्रोविजनल कवरेज रेशियो ऑफ 85%? इसका मतलब एवरीथिंग इज प्रोविजन. कोई भी राइट बैक आया तो दैट विल बी अ वेरी बिग थिंग. मैं आपको जस्ट एज ए इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ. तो मुझे कोई दो राय नहीं सर. बजट इज अ चेंज सेंटर. सेकेंड वीक से, नेक्स्ट वीक से दिस मार्केट टर्न्स एंड दिस मार्केट गोज मच हायर and all this will be on the back burner. So look to buy good stocks. You are ignoring all good results, whether it's banks, autos, cement, everything is getting priced in. मुझे लगता है best opportunity to buy. मैं अपडेट भी दे दूं, सुबह आपको कहा था टाटा पावर will be the most stellar share on the 3rd of February. जब रिजल्ट आएंगे 225 से 30 का टारगेट बने रहिए. अब आपके 2 नहीं 3 पिक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करूं. जी सर प्लीज बताएं. अनिल जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए 3 तारीख को सबसे स्टेलर नंबर आएंगे, और अगर पीएनबी इज एनीथिंग टू लुक बाय 85% कवरेज रेशियो, तो स्टेट बैंक का तो रिजल्ट्स और नेट इंटरेस्ट इनकम ही बहुत शानदार है. 575 का टारगेट आपको 3 दिन में दिख जाएगा, 520 का स्टॉप लॉस. और आज बीईएल के रिजल्ट बहुत अच्छे थे. डिविडेंड से मार्केट डिसअपॉइंटेड है, लेकिन एनलार्ज कैपिटल है, देखे वो बोनस लास्ट ईयर. और जिस तरह से डिफेंस के बारे में बात होनी है बजट में, बीएल इज अ स्टील एट दिस प्राइस. 100 रुपए का टारगेट है, 8350 का स्टॉप लॉस, बीएल लीजिए. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हेलो जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है. मैं टाइटन जी, अनिल जी, टाइटन आज नीचे से काफी बढ़ चुका है, लेकिन मुझे लगता है टाइटन इज अ नो ब्रेनर. बजट में बहुत कुछ आएगा, जो कंजम्पशन स्पेंडिंग और वेडिंग सीजन. 2340 रुपए में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2290, टारगेट ऑफ 2450. ओके, तो 3 स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय वसीम साहब की तरफ से. पहला है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 520 के स्टॉप लॉस से खरीदे, 575 का टारगेट. दूसरा आपके सामने टाइटन आ रहा है, जो खरीदे आप 2290 के स्टॉप लॉस के साथ 2450 के टारगेट के लिए. तीसरा खरीदें बीईएल, जहां पर खराब नतीजे के बाद जो आज गिरावट हुई इसका फायदा उठाएं, खरीदें 8350 के स्टॉप लॉस के साथ 100 रुपए के टारगेट के लिए. और आशुतोष, जो हम शुक्रवार आप पिछली बार कब आए थे? फ्राइडे को सर. फ्राइडे को आए थे पक्का? श्योर? हाँ फ्राइडे है. नहीं हाँ फ्राइडे आए थे. दीपांशु, आप लास्ट टाइम कब आए थे? तो अभी हमने जो डिस्कशन किया था आपके साथ में कि देखिए जो डेटा आए थे एफएनओ वाले. अच्छा, सेबी रिपोर्ट पे. हाँ, एफएनओ वाले डेटा अपने डिस्कस किया था. जरा वो प्लेट लेके आइए हमारे दर्शकों के लिए. हमने पहल करते हुए हमने ये प्लेट आपके सामने डिस्क्लोजर वाली प्लेट बना दी है, हमने चला दी है. ये देखिए, किसी भी शेयर में या फिर एफएनओ में ट्रेडिंग करने से पहले आप ये ले. सर, हमारी भी जरूर चलाया करिए सर. बिल्कुल चलाएंगे. और इसमें हम थोड़ा सा और कुछ बदलाव भी करने जा रहे हैं. वो बड़े इंटरेस्टिंग बदलाव होंगे, वो भी हम रखेंगे आपके सामने. तो एक बार बजट निकल जाए इसके बाद बिल्कुल. तो ये डिस्क्लेमर आपके लिए चलेंगे ताकि आपको ध्यान रहे. आइए सर, ये मैंने इस रिपोर्ट पे बाकी जो एग्जांपल्स दिए थे, तो इसमें बाकी भी जगह बाकी सब भी लगाएंगे. मतलब सीए क्लासेस वाले लगाएंगे कि हम 99% फेल हो जाएंगे, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं, या एमबीए वाले लगाएंगे. नहीं, वो पॉइंट बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया था. नहीं सर, पॉइंट तो है ना. बिल्कुल 100% है सर. मतलब मेरा कहने का कि मिलाइन नहीं करें उस चीज को. 100%. कौन सा प्रोफेशन सब कुछ, हाँ, सब कुछ, कौन सा प्रोफेशन में 100% सक्सेसफुल है? बात तो सही है आपकी. खाली इसमें ये बहुत वैलिड पॉइंट है, एक्चुअली बहुत वैलिड पॉइंट. मतलब जिसको लोग नजरअंदाज करते हैं, और जो लोगों को इसका बैकग्राउंड नहीं समझ में आ रहा, वो मैं बता दूं. एक बार मैं बताता हूँ, 2 मिनट. एक बार सुमित जी का बिगुल है, तो सुमित जी के बाद मैं वापस आपके पास आ रहा हूँ. जी फरमाएं सर. का स्टॉक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 178 रुपीज 50 पैसा. स्टॉक का नाम है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जीआईसीआरई. जीआईसीआरई के अंदर मोमेंटम बन रहा है. स्टॉक कल के हाई के पास आ चुका है. स्टॉक के अंदर जैसा ही कल का हाई निकलेगा, यानी 180 के ऊपर का लेवल निकलेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो फिर स्टॉक के अंदर इस हफ्ते में एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा. स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 172 171 के पास है. 171 के स्टॉप लॉस से जीआईसीआरई के अंदर खरीदारी करें. ऊपर के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 188 रुपीज का, दूसरा टारगेट बनेगा 192 रुपीज का. 188 192 ये 2 टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए जीआईसीआरई में खरीदारी करें 171 के स्टॉप लॉस से.
ओके, ये है आपके लिए GIC-RE में खरीदारी करने का 171 का स्टॉप लॉस। आइए एक बिगुल BTST का सचिन जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर फ्रेश ब्रेकडाउन रजिस्टर हुआ है लुपिन के फ्यूचर्स में। अपने प्रीवियस 2 दिन के स्विंग लोज इसने तोड़ दिए हैं, एंड जिस तरीके से अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी तोड़ने की ये तैयारी कर रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे फ्रेश शॉट्स और भी ऐड करने चाहिए 710 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है लगभग अराउंड 742 पे, एंड फ्रेश शॉट्स ऐड करने हैं लुपिन में 710 के टारगेट के लिए। 710 का टारगेट, 742 का स्टॉप लॉस, बेचने की राय आपके लिए आती दिख रही है। बाजार इस बीच कमजोर तो है, ऊपरी स्तरों से फिसला भी, थोड़ी रिकवरी की कोशिश है, लेकिन जो कुछ भी एक्शन है वो अदानी ग्रुप के शेयरों के आसपास ही है। वरुण हमारे साथ जुड़े हैं और बताने के लिए कि अदानी ग्रुप पर कितना कर्ज है और किन बैंकों का कितना एक्सपोजर है, जिसकी वजह से बैंकिंग शेयरों में भी आज भारी उतार चढ़ाव और तेज गिरावट आपको देखने को मिली। बताएं वरुण, क्या है डिटेल्स आपके पास? तो अनिल जी, कर्ज तो जैसे कि हम जानते हैं कि करीब 2 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज जो है वो अदानी ग्रुप के ऊपर है, और पिछले 3 साल में अगर आप देखेंगे तो ये कर्ज जो है वो ऑलमोस्ट 2 गुना हो चुका है। नो डाउट काफ़ी सारे एक्विजिशंस इन्होंने किए, काफ़ी सारे एक्सपांशन किए, उसके चलते कर्ज जो है वो दुगना हुआ है। लेकिन इसमें से बैंकिंग इंडस्ट्री का कर्ज अगर आप देखेंगे तो वो करीब 70,000 से 80,000 करोड़ के आसपास है। यानी कि कुल एक्सपोजर अगर आप अडानी ग्रुप का देखेंगे, जितना भी कर्ज है उसमें से 38% कर्ज जो है वो बैंक्स का है। इंटरेस्टिंगली बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर्स 37% है, NBFC 11% और इंटर ग्रुप लेंडिंग जो है 14% के आसपास है। 3 साल पहले अगर आप देखते हैं तो अडानी ग्रुप का जितना भी कर्ज था उसमें से 86% इंडियन बैंक्स का था। अब वो कम होकर करीब 35 से 40% हो चुका है, जिसमें भी PSU बैंक्स 25 से 30% और प्राइवेट बैंक्स जो है 10% के आसपास है। लेकिन फॉरेन बैंक्स का एक्सपोजर जो है वो भी अडानी ग्रुप पे काफी ज्यादा है। अगर आप कर्ज देखेंगे तो करीब 18% के आसपास का कर्ज जो है वो फॉरेन बैंक्स का है, और उसमें भी बॉन्ड्स अगर आप देखेंगे तो जैसे कि मैंने कहा 37%, इसमें से केवल 8% के आसपास जो है वो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है। बाकी अगर आप देखेंगे तो 30% के आसपास जो है वो USD या फिर फॉरेन एक्सचेंज डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स जो है वो है। अगर आप फॉरेन बैंक्स की बात करेंगे तो आपको याद होगा ACC अंबुजा का जब अधिग्रहण हुआ था तो करीब 14 ऐसे इंटरनेशनल बैंक्स थे जिनसे इन्होंने कर्ज दिया था, और काफी हद तक मिडिल ईस्ट के भी काफी सारे बैंक्स थे। होलसिम का जो एक्विजिशन हुआ था तो उसमें अंडरराइटर्स आपको याद होगा, बार्कलेस था, DBS था, ये तमाम बैंक्स थे जिनका कहीं ना कहीं एक्सपोजर था। इनफैक्ट जो एक्सपोजर की लिस्ट है उसमें करीब 14-15 हज़ार करोड़ के आसपास के लोन्स जो है वो फॉरेन बैंक्स ने दिए हैं, जिसमें DBS है, सुमितोमो मित्सुई है, JP मॉर्गन है, सोसाइटी जनरल है, मिज़ो बैंक है। ये तमाम वो बैंक्स है जिनका एक्सपोजर जो है वो अडानी ग्रुप के ऊपर भी है। तो केवल इंडियन बैंक्स नहीं है जिनका एक्सपोजर है, बल्कि फॉरेन बैंक्स भी। और अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में देखें तो प्राइवेट इंडियन बैंक जो है उनका एक्सपोजर काफ़ी कम है और सरकारी बैंक्स का थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन एज परसेंटेज ऑफ टोटल लोन्स अगर आप देखेंगे तो सरकारी बैंक्स का कुल एक्सपोजर केवल 0.7% ऑफ दैट टोटल लोन्स है, और प्राइवेट बैंक का केवल 0.3% के आसपास। तो ये है आपके लिए अदानी ग्रुप पर कर्ज का बोझ। कुल मिलाकर लगभग 70 से 80 हज़ार करोड़ का कर्ज अभी भी ऐसा है जो चुकाना बाकी है। परफेक्ट, आइए बढ़ते आगे। और आशु सर, जो हम बात कर रहे थे हम कि जिस तरह से रिपोर्ट आई कि 90% जो FNO ट्रेडर्स हैं वो नुकसान करते हैं, उस पर आशु सर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था। अगर आपने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो एक बार वापस से आशु सर बताएं कि भाई आप जो कह रहे थे कि हर एक प्रोफेशन में वो ऐसी रिस्क होती है कि आप कोई भी प्रोफेशन करें तो जरूरी नहीं कि इसमें सर सिर्फ एक जो कन्वीनियंस नजर आई ना सबको कि ये क्वांटिफाइबल है। बाकी जैसे मैंने कैश मार्केट के एग्जांपल दिए, बाकी चीज़ों के एग्जांपल दिए, वो क्वांटिफाइबल नहीं है, इसलिए इसको अलग से हाईलाइट इस तरह से किया जा रहा है। बिकॉज सर बहुत लोगों को ना इस चीज़ से FNO से डिस्करेजमेंट मिल रही है। मैं उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ सर, बस मैं ये नहीं, कोई रियलिटी है बिल्कुल, ये कोई डेटा को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, डेटा इंटरप्रिटेशन है। आई एम सेइंग कि मतलब FNO को मलाइन नहीं करो आप गलत तरीके से, मतलब एक वो नेगेटिव सेक्टर है या सेगमेंट है या वर्टिकल है, उसको मैं मतलब आई डिडंट वांट के प्रेजेंट किया जाए। ये है FNO पर आशु सर की राय। और अब से डिस्क्लेमर भी हमारी तरफ से, FNO ट्रेड अगर आप ले रहे हैं तो अपने रिस्क समझ कर करें, अपनी पोजीशन समझ कर करें, यहाँ पर लॉस होने का भी खतरा रहता है। ओके, बाजार हल्की फुल्की रिकवरी आई थी
वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है बाजार, बट कोशिश ज़रूर कर रहा है। और अंबुजा सीमेंट को रखिए, आज का सबसे वॉलेटाइल स्टॉक यही रहा है। अब वापस पॉजिटिव टेरिटरी में 1-1.5% ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही इवेंटफुल डे रहा है जहां तक अंबुजा का सवाल है। एक बार के लिए 350 का लो टेस्ट किया था, अब 382 के लेवल अंबुजा पर आ रहे हैं। एक बार सचिन जी से जरा राय ली जाए। सचिन जी, बेहद वॉलेटाइल रहा है ये काउंटर अंबुजा, बट लेवल्स के हिसाब से अब क्या इंपॉर्टेंट लेवल निकलता है सर इसके लिए? दिपांशु, आई थिंक इमीडिएट बेसिस पे तो यहाँ पे 340-45 के आसपास का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, एंड पिछले 2 दिनों का रिएक्शन पॉइंट भी ऑलमोस्ट उसी की लेवल के आसपास का ही है। तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे तो ये पर्टिकुलर लेवल्स होल्ड ही होने चाहिए। और ऑन द हायर साइड अगर हम देखें तो 440 के आसपास वापस एक रेजिस्टेंस है, एंड ऑलमोस्ट आज का जो इंट्राडे हाई है वो भी लगभग 430 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है मोटा मोटी इसी पर्टिकुलर रेंज में शायद थोड़ा सा कूल ऑफ होगा काउंटर। इसके अगर हम इंडिकेटर्स भी देखें तो काफी ओवरसोल्ड जोन से रिबाउंड हो रहे हैं। सो लगभग ऐसा सिचुएशन तभी आ जाता है जब स्टॉक एक रेगुलर ट्रेंड से एक साइडवेज ट्रेंड में शेपिंग ड्वेल हो जाता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश ट्रेड्स कुछ इनिशिएट नहीं करने चाहिए। आई थिंक इसी पर्टिकुलर दायरे में ऑस्किलेशन होना चाहिए अगले कुछ दिनों तक। सो 340 एक अच्छा सपोर्ट है जहां पर बाइंग की जा सकती है, बट ऑन द हायर साइड 440 एक ऐसा लेवल है जहां पर मुनाफा बांध देना चाहिए। आपके लिए अंबुजा सीमेंट पर आती हुई आई है, लेकिन गिरावट थमने और रुकने का नाम नहीं ले रही। खासतौर से कैश मार्केट के स्टॉक में थोड़े बहुत रिकवरी के संकेत जरूर आए हैं। अंबुजा सीमेंट जरूर अभी 1.5% ऊपर है, लेकिन कैश के स्टॉक थोड़े से नीचे हैं और वायदा कारोबार के हल्के ऊपर। लेकिन पिछले 3 सेशन आज का मिलाकर और पिछले 2 ये बड़े मुश्किल भरे रहे अदानी ग्रुप के शेयरों के लिए। और अरमान हमारे साथ है पूरी डिटेल्स और कैलकुलेशन लेकर कि किस तरह का नुकसान अदानी ग्रुप के शेयरों में आपको पिछले 3 सेशन में देखने को मिला है। अरमान बताएं। जी सर, पिछले 3 दिनों में अगर आप देखेंगे ओवरऑल 3 दिनों का मिला तो लगभग 6 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है वो यहाँ पर जो है गिरता हुआ दिखा है। अडानी कंपनियों का जो मार्केट कैप जो 3 दिन पहले का था वो 19.4 लाख करोड़ था, वो अब गिर कर सिर्फ 13.4 लाख, लगभग 30% जो है वो मार्केट कैप यहाँ पर गिरता हुआ दिखा है। 3 कंपनियां तो उसमें ऐसी है, अगर आप देखेंगे 3 कंपनियां तो जिसमें 40-35% से ज्यादा की आपको गिरावट दिखेगी। और उसमें से अगर आप देखेंगे कि 3 दिन में अडानी के शेयर औसतन अगर आप गिरावट देखें, क्योंकि अडानी बिल्मा यहाँ पे 5% का ही सर्किट है, पर औसतन गिरावट जो अब 25% की आपको औसतन जो है वो गिरावट आती हुई दिखी है। और 3 लिस्टेड कंपनियां तो ऐसी हैं जिसमें मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज्यादा का भी आपको गिरता हुआ दिखा है। जिसमें सबसे ज्यादा जो गिरावट आई है वहां पे देखेंगे मार्केट कैप में अडानी टोटल, जिसमें 1.71 लाख करोड़ की मार्केट कैप जो है वहां पर नीचे आती हुई दिखी है। अडानी ट्रांसमिशन की 1.3 लाख करोड़, अडानी ग्रीन की 1.2 लाख करोड़ के आसपास की जो है मार्केट कैप गिरती हुई दिखी है, जहां पर अडानी टोटल 40%, अडानी ट्रांसमिशन 42%, अडानी ग्रीन लगभग 38%। और इसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो अडानी इंटरप्राइजेस में भी लगभग 80,000 करोड़ 20% की गिरावट। पूरा ओवरऑल इन सबको अगर मिला लिया जाए तो सिर्फ 3 दिन में 6 लाख करोड़, जो कि 30% जो मार्केट कैप है अडानी ग्रुप का, वो खत्म होता हुआ दिखा है। 30% का मार्केट कैप इरोजन हो चुका है अदानी ग्रुप में और अभी भी गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। वायदा कारोबार के स्टॉक्स भी बेहद वॉलेटाइल रहे हैं। अभी अंबुजा की हम बात कर रहे थे, वैसे तो वायदा कारोबार के बैन में एक बार के लिए सुबह 10% का सर्किट ऊपर का दिखा रहा था, अब गेंस गिव अप करके वापस गिरा, फिर रिकवर होने की कोशिश, पर बुरी हालत बनी हुई है अदानी ग्रुप के शेयर्स में इस समय। पर आशीष सर, आपसे एक अपडेट लेना था। फ्राइडे को जब बात हुई थी तो कुछ बाजार पर आपने स्प्रेड्स भी बनाए थे, निफ्टी पर भी एक बुल स्प्रेड भी था, बैंक निफ्टी पर भी रही थी, क्या अपडेट है सर उन स्प्रेड्स के लिए? दीपांशु, कंफर्टेबल पोजीशन में सबसे मज़ेदार स्प्रेड की चीज़ यही है कि इतनी उथल उथल के बाद भी कोई टेंशन नहीं है। अपडेट है 17,600-850 का स्प्रेड था दीपांशु, जो हमारा बना था 20 रुपये की कॉस्ट में। अभी वो जो है वो 30 रुपये है, मीन 10 रुपये का प्रॉफिट, और ऐसे ही 5 रुपये का प्रॉफिट है 42-500 के स्प्रेड में, जो आपने कहा था काफ़ी दूर सेफ है। पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, एक वो होता ना कि मतलब आप जिटरी हैं कि ऐसी मार्केट में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, और यहाँ पे जो ऑब्वियस ट्रेड बनेगा, अब शॉर्ट बनता नहीं है तो रिवर्सल के लिए कैसे, तो दोनों स्प्रेड मार्जिनल प्रॉफिट के अंदर हैं और मुझे लगता है कि कल तक और प्रॉफिट में आ जाएंगे और बजट से पहले हम इसको खत्म कर लेंगे, क्योंकि बजट के बाद इट विल बी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। सो बजट से पहले हम ये स्प्रेड खत्म कर लेंगे। और एक तीसरा स्प्रेड जो स्टॉक का था DLF का, वो मंथली स्प्रेड है, 1:1 है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, स्प्रेड सेफ है। चलिए ठीक है,
ये है इस समय आशु सर की तरफ से राय। द्वारिकेश शुगर यहाँ पर आप देख रहे हैं नतीजे आए हैं, नतीजे कुछ ज्यादा खास नहीं है। कामकाजी मुनाफा आधा हो गया है, 55 करोड़ से घटकर 28 करोड़ का कामकाजी मुनाफा आया है। मार्जिन्स भी 9.2% से घटकर 6.9% के आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो ऑपरेशनली काफी कमजोर नतीजे दिख रहे हैं। मुनाफा भी 30 करोड़ से घटकर सिर्फ 10.5 करोड़ का आते हुए दिख रहा है। शार्प फॉल मुनाफे में भी आपने आती हुई देखी है जहां तक कंपनी की परफॉर्मेंस का सवाल है। आय भी 600 करोड़ से घटकर 383 करोड़ की आई है। कुणाल जी एक बार चार्ट्स पुल अप कर लें। द्वारिकेश शुगर अक्रॉस द बोर्ड बेहद कमजोर नतीजे दिख रहे हैं। स्टॉक भी 3.5% टूटा है, आय घटी है, मुनाफा घटा है, मार्जिन्स कम हुए हैं और कामकाजी मुनाफा भी घटकर आया सर। ओके, आई थिंक कुणाल जी के साथ ऑडियो कुछ इशू आ रहा है। सुमित जी एक बार चार्ट देखेंगे सर। द्वारिकेश शुगर 90 का लेवल इस समय ऑलमोस्ट 4% का कट आते हुए दिख रहा है इस पे। दीपांशु चार्ट्स के अंदर थोड़ा सा वीकनेस है, थोड़ा सा और दबाव देखने को मिल सकता है। स्टॉक में नीचे में जो सपोर्ट है वो 85-87 के पास है, तो 85-87 के लेवल द्वारिकेश के अंदर टेस्ट हो सकते हैं। 85-87 के पास इसके अंदर वापस से बाइंग बन सकता है, तो फिलहाल एक बार बाइंग के लिए वेट करें। थोड़ा नीचे का जगह और है स्टॉक के अंदर, नीचे की जगह और है स्टॉक के अंदर। नंबर्स भी यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा अच्छे नहीं आते हुए दिखे। द्वारिकेश शुगर रेडार पर रखें, इस काउंटर पर रेडार पर है हमारा पूरा का पूरा बजट का फोकस और हमारी टीम लगातार आपके लिए लेकर आ रही है कुछ बजट के अहम सेक्टर्स और क्या है वहां पर बाजार की उम्मीद। और यही एक अहम सेक्टर है रेलवेज। अब तो खैर एक सेपरेट रेलवे बजट नहीं आता, अगर पहले की प्रक्रिया होती तो आज ही रेलवे बजट भी आप प्रेजेंट करते हुए देख रहे होते। बट क्या है एक्सपेक्टेशन रेलवे सेक्टर की, आइए जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, तो हमेशा हम देखते हैं कि रेलवे सेक्टर को उम्मीदें तो काफ़ी रहती है और काफ़ी सारे ऐलान हम सुनते भी है, लेकिन एक सबसे बड़ी उम्मीद जो रहती है वो है रेलवे के एलोकेशन को लेके। पिछले बार हमने देखा था कि करीब 1.4 लाख करोड़ के आसपास का एलोकेशन जो है, जो बजट एस्टीमेट है, रिवाइज एस्टीमेट अगर आप वो देखेंगे तो 1.4 लाख करोड़ के आसपास निकल के आता है। उसमें इस बार काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ लोग मान के चल रहे कि 1.7 लाख करोड़ के आसपास हो सकता है इस बार का बजट। कुछ 1.9 के आसपास की बात करें, जो हाईएस्ट नंबर है वो करीब 2 लाख करोड़ के आसपास का है। इस तरह का निवेश जो है या फिर इस तरह के ऐलान जो है इस बार रेलवे बजट में देखने मिल सकते हैं, यानी कि काफी बड़ा पैसा जो है वो रेलवे के पास आने वाला है। नो डाउट हमेशा हम देखते हैं कि जो नई लाइंस है उसको डालने के लिए जो गॉज परिवर्तन है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, सिग्नलिंग है, उसमें काफी हद तक पैसा काफी हद तक जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको याद होगा कुछ समय पहले अश्विनी वैष्णव जी ने ट्वीट भी किया था कि किस तरह से इस बार जो पहिए लगाए गए हैं गाड़ियों में वो रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचे। हालांकि काफी हद तक हमने इसको इंपोर्ट किया था, तो इस बार शायद आपको बजट में ऐलान देखने मिले कि डोमेस्टिक यहाँ पे जो पहिए बनाने के लिए कहीं ना कहीं कंपनियों को एंकरेज किया जाएगा और इस चीज पे आपको खासकर ध्यान रखना है। इसके अलावा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन परियोजना जो है उस पर सरकार फोकस करेगी। फ्रेट मूवमेंट जो है उसको कहीं ना कहीं सुधारना है और खासकर अगर आप देखेंगे तो ऑन टाइम ट्रेन जो है उसके ऊपर कहीं ना कहीं फोकस शायद आपको इस बार होते हुए दिखाई दे सकता है। तो फ्रेट मूवमेंट और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस पर तो नजर रखिएगा। वंदे भारत काफी सक्सेसफुल था। वंदे भारत 2 के ऊपर काफी हद तक काफी सारे योजनाएं जो है या फिर काफी एलोकेशन जो है वो आपको आते हुए इस बार देखने मिल सकता है। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पे सरकार हमेशा फोकस करती है, इस बार भी वैगन मैन्युफैक्चरिंग में शायद आपको कुछ देखने मिल सकता है। इसके टीटागढ़ वैगन और तमाम जो कंपनीज है वहां पे आप नजर रखिएगा। साथ ही साथ हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन नजर रखिएगा। कुछ समय पहले इसका ऐलान भी हुआ था, देखते हैं कि इस बार शायद माना जा रहा है कि उसके ऊपर भी कुछ एलोकेशन आ सकता है। और हाँ, आखिरी में हाई स्पीड ट्रेन, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपको शायद सुनने मिलेगा। और वैसे भी याद रखिएगा मोदी जी का आखिरी फुल बजट है और 2014 में जब ये आए थे इलेक्ट होके तब बुलेट ट्रेन की काफी चर्चा थी, वो एक बड़ा ऐलान हुआ था। लेट्स सी एंड होप कि वहां पे कुछ निकल के आता है कि नहीं। ओके, तो ये है आपके लिए रेलवे सेक्टर की बजट से उम्मीद है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अनिल जी कुछ नतीजे आ रहे हैं, उनमें से कुछ भी अच्छे नहीं दिख रहे। अभी द्वारिकेश हाईलाइट किया सर, एक बार वेल्सपन भी मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। 2418 करोड़ की आय घटकर 1870 करोड़ की आती हुई दिख रही है। यही हाई फ्लाइंग स्टॉक से, हाई फ्लाइंग सेक्टर से एक साल पहले जब डिमांड रिवाइवल के दम पर आप मूव करते हुए देख रहे थे, पर अब हाई बेस पर परफॉर्मेंस डिसपॉइंट कर रही है। इनफैक्ट मुनाफा देखिए 132 करोड़ से घटकर 42 करोड़ का आपका मुनाफा हो गया। तो काफी शार्प फॉल आपको वेल्सपन इंडिया की परफॉर्मेंस में आते हुए दिख रहा है। स्पेशली आय के फ्रंट पर 600 करोड़ का कट आपने आय में इनकी आते हुए देखा है। 30% का फॉल लगभग आय दिखा रही है और मुनाफा तो 132 से 142 करोड़ हो ही गया है।
डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हैं, द्वारिकेश के भी खराब और बिल्कुल लग ही रहा था जिस तरह से वहाँ पर टोटल और ये जो सारे रिटेलर्स जिन्होंने टारगेट गाइडेंस और टारगेट वो इन लोगों ने जब अपने टारगेट्स वहाँ पर घटाए थे, गाइडेंस घटाया था, तभी लग ही रहा था कि हिंदुस्तान की टेक्सटाइल कंपनियां जो अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रही है उनके लिए मुश्किल भरा समय होगा। हमने लिंक भी किया था, रिसर्च भी रखी थी, तो कई बार हम रिसर्च करते हैं, लोगों को लगता है रिसर्च कि इसका अभी क्या मतलब, ये मतलब तब समझ में आता है जब रिजल्ट आता है कि उससे पहले ही आपको अंदाजा लगना चाहिए कि किन चीज़ों से कंपनी के कामकाज पर और बिजनेस पर पड़ेगा असर। बट अनिल जी, इस बीच एक बार बाजार पर नजर डालते हैं सर, बहुत वॉलेटाइल हो रहे हैं बाजार। अभी हम बात कर ही रहे थे कि रिकवरी आ रही थी स्क्रीन पर, 17,650 को निफ्टी इस समय क्रॉस करते हुए दिख रहा है, तो शार्प मूव आपको इंडेक्स पर आती हुई दिख रही है और पिछले 15 मिनट में एक फ्रेश खरीदारी का राउंड भी आपने कई सारे काउंटर्स में बनते हुए देखा है, तो अच्छी मूव है। अदानी एंटरप्राइजेज अब वापस 4.5% ऊपर गया है, यहाँ पर मूव है। बजाज फाइनेंस में फ्रेश खरीदारी है, बजाज फिनसर्व भी फ्रेश आपको मूव इस समय दिखा रहे हैं। इन्फोसिस अब आपको एक्शन में ज्यादा आते हुए दिख रहा है, बाकी आईटी और लार्ज कैप आईटी का भी योगदान बढ़ रहा है, बैंक्स का भी योगदान बढ़ रहा है। कोटक बैंक पॉजिटिव टेरिटरी में आ भी गया है, आईसीआईसीआई भी पॉजिटिव टेरिटरी में, तो थोड़ा बाजार में मूव आपको वापस बनती हुई दिख रही है। कोटक एक अच्छी स्पाइक दिखा रहा है। एक बार वागले साहब से कोटक के चार्ट चेक लिया जाए। वागले साहब, कोटक आईसीआईसीआई दोनों अच्छे मूव में दिख रहे हैं। कोटक में तो बाउंस बैक ही मुझे दिखाई देता है, जो एक्सटेंड हो सकता है 1750 1760 तक, उससे ऊपर लगता नहीं है वापस वहां पर अटक सकता है। बेसिक पैटर्न बाउंस बैक का पैटर्न है, तो मैं बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। समय बाय करने की सलाह नहीं है, बट रखिए नजर कोटक आईसीआईसीआई इन पर्टिकुलर, इन दोनों काउंटर्स पर आपको निचले स्तर से अच्छी मूव आई है। एचडीएफसी और एक्सिस और एसबीआई भी पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये दोनों बैंक्स इन पर्टिकुलर आपको अच्छी मूव दिखा रहे हैं। और बात करते करते वापस फिसल भी गया, 50 पॉइंट ऊपर से बैंक निफ्टी 50 पॉइंट नीचे भी आ गया। बेहद वॉलेटाइल मार्केट इस समय हो रहे हैं आपके लिए, थोड़ी मूव भी वैसी शार्प आई है। बट एक स्टॉक जो अच्छे एक्शन में, इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना, कुणाल जी जरा इसका चार्ट देखें। बाकी आईटी की जब बात होती है तो इस पर इतना फोकस नहीं आता है, बट आज खास दिन है, सुबह से ही बजिंग और 7.5% ऊपर फ्यूचर्स में दिख रहा है सर इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना, क्या हो गया इसमें सर? देखिए, इसकी पिटाई भी अच्छी खासी हुई। दीपांशु स्टॉक पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है और आज नीचे के लेवल से बड़ा शानदार एक रिकवरी आते हुए दिखी है। मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। इस तरह के मूव्स पहले भी इसमें देखने को मिले हैं, तो जब तक ये थोड़ा सा और एक डिसाइसिव ब्रेकआउट चार्ट पर ना दे और किसी तरह का क्लैरिटी इस पर नहीं आए, तब तक खरीदारी की मेरी राय नहीं है। जिनके पास पोजीशन है वो एक 400 का स्टॉप लॉस जरूर रखें, और मुझे लगता है कि स्टॉक उछाल अगर इसमें और बनता है तो हो सकता है कि 500 के लेवल्स भी आते हुए दिखें। सबसे क्रिटिकल लेवल 435 रुपए का है, 435 के ऊपर ब्रेकआउट आने के बाद ही कहा जा सकता है कि इसमें टर्न अराउंड हो रहा है। यह है आपके लिए राय इंटेलेक्ट डिजाइन एरिया पर। आइए थोड़ी देर में जय ठक्कर आपको देने के लिए तैयार है कैश का ऑप्शन। उससे पहले बिगुल सुमित जी के, हाँ दूसरा है, मेरे को लगा पहला है बिगुल सुमित जी के लिए, नहीं पहले विप्रो आ चुका है। सुमित का सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है, मार्केट के अंदर मोमेंटम बना है तेजी की तरफ का। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार में आया है उसका भाव चल रहा है 72 रुपीज 80 पैसा, 72 रुपीज 90 पैसा। स्टॉक का नाम है मदरसन। मदरसन के अंदर मोमेंटम बन रहा है। मदरसन के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से एक अच्छा मूव, अच्छा बाउंस ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में गिरावट दिखाया है, गिरावट दिखाने के बाद आज मार्केट की वॉलेटिलिटी में स्टॉक अभी डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला है, तो मदरसन के अंदर यहाँ पे इस हफ्ते के लिए खरीदारी करें। छोटा सा स्टॉप लॉस स्टॉक में नीचे में बैठ रहा है 70 रुपए 50 पैसे के आसपास का इसके अंदर सपोर्ट है, तो 70 रुपीज के स्टॉप लॉस से मदरसन के अंदर यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 77 का इसके अंदर पहला टारगेट बनेगा और 80 रुपए का इसके अंदर दूसरा टारगेट बनेगा। इस हफ्ते का व्यू लेकर खरीदारी करें। ऑप्शन के जरिए भी इसके अंदर ट्रेड लिया जा सकता है। मदरसन के अंदर 73 वाला कॉल अभी 3 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 2 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 4.5 रुपए का पहला टारगेट होगा, 6 रुपए का दूसरा टारगेट होगा। मदरसन का 73 का कॉल खरीदारी कर सकते हैं या फिर स्पॉट में खरीदारी कर सकते हैं 77 से 80 के टारगेट्स के लिए। मदरसन संवर्धन मदरसन, ये है वो स्टॉक जहां खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आपके लिए। आइए कैश का ऑप्शन जय ठक्कर। जय बताएं।
गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी, फिर से मेरी खरीदारी करने की सलाह है। मैं मॉर्निंग में तो हमारे टारगेट्स हासिल हुए थे, अब फिर से 17,600 का कॉल ऑप्शन में रेकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे इस लेवल्स पर खरीदना चाहिए। 176 का भाव चल रहा है अभी, 177 रहता, तो 177 पर खरीदे। 17,600 का कॉल ऑप्शन, 2 फेब की एक्सपायरी का अनिल जी। एंड इम्पोर्टेंटली अगर आप देखें तो 17,400 के लेवल्स, 450 के लेवल्स जो मैंने मॉर्निंग में भी कहे थे, होल्ड आउट कर रहा हूँ क्लोजिंग बेसिस। दैट इज द लेवल आई वाज वाचिंग क्लोजली सुबह से अनिल जी, और वही लेवल्स को होल्ड आउट कर रहा है अच्छी तरह से। तो वो लेवल्स जब तक होल्ड आउट कर रहे हैं, 17,700 750 तक की हमने बात की थी, और 17,700 देखने मिला भी था। अब मुझे ऐसा लग रहा है 17,800 तक के भी लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं, जो हिसाब से सेकंड टाइम हमें ये बाउंस बैक 17,400 450 के लेवल से देखने मिल रहा है। तो 177 पर आपको ये खरीदना होगा। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे रखना है अनिल जी, दैट इज 132। सो 132 पर आप स्टॉप लॉस लगाइए। पहला टारगेट जो ऊपर में निकल कर आ रहा है 224 का है, सेकंड टारगेट इज अराउंड 248। सो 224 248 ये तो टारगेट्स के लिए आप निफ्टी का 17,600 के स्ट्राइक का जो इन द मनी स्ट्राइक है, डेफिनेटली वो कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। आई थिंक कल तक ये आपको टारगेट्स आते हुए देखने मिलना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय कैश का ऑप्शन खरीदने की। इस बीच एसआरएफ के नतीजे स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। कुणाल जी चार्ट पुल अप कर लीजिए, आपके पास 1 मिनट में आता हूं। मुनाफा 511 करोड़ का है, अच्छा आंकड़ा है क्योंकि हमारा अनुमान 468 करोड़ का था, तो हमारे अनुमान से 50 करोड़ का बीट आपको मुनाफे के फ्रंट पर आते हुए दिख रहा है। 506 करोड़ के सामने 511 करोड़ का है, हमने अनुमान गिरावट का लगाया था, उसके सामने एक बीट मुनाफे के फ्रंट पर आपको दिख रहा है। तो फर्स्ट कट मुनाफा तो अनुमान से बेहतर ही आते हुए दिखा है जहां तक एसआरएफ का सवाल है। आय के फ्रंट पर भी हम 12.5% की बढ़त एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 3,350 करोड़ से हमारा अनुमान है कि आय बढ़कर 3,760 करोड़ तक की आनी चाहिए। जहां तक एसआरएफ की बातें देखते हैं आय के फ्रंट पर कैसा रहा है, बट फर्स्ट कट मुनाफा तो डेफिनेटली आपके लिए अनुमान से बेहतर ही बनते हुए दिखा है। तो एसआरएफ फर्स्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहा है। ये तिमाही वैसे हाँ, कामकाजी मुनाफा 790 करोड़ आने का अनुमान है, और मार्जिन 21% के आसपास रहने का थोड़ा ऑपरेशनली उतना खास हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए पहले से बता दें, तो अभी आपके सामने बाकी डेटा भी आएंगे। 3470 करोड़ का आया है आय का आंकड़ा, जो उम्मीद से थोड़ा सा नीचे है। 3765 करोड़ के आसपास की ये है हमारी अनुमान। तो रेवेन्यू थोड़ा कम आया है उम्मीद से, मुनाफा ज्यादा आया है, तो ऐसे में ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखना ज्यादा अहम होगा। आई थिंक लास्ट ईयर एक फॉरेक्स एडजस्टमेंट भी था जिसकी वजह से फॉरेक्स गेन हुआ था उनका। ओके, तो वो भी अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो इस बार का मुनाफा तो और भी अच्छा है। अब देखते हैं शायद एडजस्टमेंट की वजह से इस बार भी एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिला है कि नहीं, क्योंकि आय जैसा आप बता रहे हैं सर वो तो अनुमान से बेहतर नहीं है। नंदलेस स्टॉक इस समय पॉजिटिवली ही रिएक्ट करते हुए आपको दिख रहा है। कामकाजी तौर पर हम कुछ ज्यादा खास परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं एसआरएफ की तरफ से। कुणाल जी, चार्ट एसआरएफ स्पाइक कर रहा है इस समय? देखिए दीपांशु, काफ़ी पिटाई स्टॉक की हुई, और पिटाई हो जाने के बाद 2100 रुपए के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है, वहीं पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें एक पुल बैक डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी है, और 2100 पर एक सपोर्ट है। तो मेरी राय में 2200 2225 तक का एक पुल बैक बन सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहे, मुझे लगता है एक उछाल की उम्मीद आप कर सकते हैं। 2200 2225 अगला रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए, वहां तक जाना चाहिए। 2200 से 2225 तक जाने की संभावना, और ऑपरेशनली नंबर ठीक दिख रहे हैं। हालांकि आय का आंकड़ा थोड़ा कम जरूर आया, लेकिन बाकी पैरामीटर्स पर नंबर से अनुमान से बेहतर माने जाएंगे। लेट्स सी आगे क्या कुछ होता है। लेकिन आइए, क्लियरिंग में सिंगल बैंक एक्सपोजर कम करने का नियम जल्द लाने की तैयारी में है सेबी। ये नए नियम किस तरह के आएंगे और इसका क्या असर ब्रोकर्स पर पड़ेगा, ये आइए जान लेते हैं। हमारे साथ ब्रजेश कुमार है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, बताने के लिए तैयार। ब्रजेश, बताइए क्या कुछ बदलाव हो रहा है नियम में? बिल्कुल, ये चर्चा पिछले करीब 1.5 साल से चल रही थी, क्योंकि कुछ ऐसे पास्ट में इंसिडेंट हुए जहां पर डिस्प्यूट हुए बैंकों के बीच में, ब्रोकर के बीच में और जो क्लियरिंग मेंबर थे उनके बीच में, एफडी को लेकर के, कि एफडी पर अगर कोई ब्रोकर डूबता है या बैठता है, उसको समस्या आती है, तो जो एफडी देता है उसको लेकर झगड़े हुए थे। और दूसरी कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई थी जहां बैंक एक मुश्किल में आ गया था। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए इस बात पर चर्चा शुरू हुई थी कि आखिर एक बैंक में क्लियरिंग कॉरपोरेशन के यहाँ जो भी मार्जिन के लिए जमा होता है, एफडी या बैंक गारंटी या सिक्योरिटी के तौर पे, उसका जोखिम कैसे कम किया जाए, ताकि बैंक अगर मुश्किल में फंसे या क्लियरिंग मेंबर मुश्किल में फंसे तो क्लियरिंग पर कहीं से कोई आंच नहीं आए। तो उसी चीज़ को कम करने के लिए अब ये नियम मंजूर हुआ है कि किसी ओवरऑल जो एक्सपोजर है क्लियरिंग में,
यानी क्लियरिंग के पास जो भी सिक्योरिटीज़ आती हैं मार्जिन के तौर पर या दूसरे तरीकों से, वो 20% से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन समस्या यहाँ पे यह है कि जो इस तरह के चीज़ों की फंडिंग करने वाले बैंक हैं वो पहले प्राइवेट बैंक ही थे, 4-5 बैंक थे जो करते थे। तो अब इसमें ये नियम आएगा कि इसको धीरे धीरे चरणों में किया जाए, ना कि अचानक से कर दिया जाए। 20% की जो लिमिट है उसको धीरे धीरे हिस्सों में किया जाएगा, ताकि बैंक अगर मुश्किल में आए तो आंच नहीं आए। ओके, तो सिंगल बैंक एक्सपोजर घटाने के लिए अब सेबी की तरफ से नए नियम आ सकते हैं, ताकि कभी किसी बैंक में दिक्कत हो या किसी क्लियरिंग मेंबर में दिक्कत हो तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्लियरिंग में आने वाली दिक्कतें कम हो जाए। ये एक नियम बदलने की तैयारी में है सेबी। इसका असर ब्रोकर्स पर ज़्यादा पड़ेगा। ब्रोकर्स पर ज़्यादा पड़ेगा। हाँ, ब्रोकर्स के लिए ये नियम है बेसिकली, ताकि अगर कहीं ब्रोकर्स के सिस्टम में कोई दिक्कत हो कहीं तो दिक्कत ना हो, क्लियरिंग मेंबर के यहाँ दिक्कत हो तो भी आसानी रहे, और बैंक के यहाँ कोई दिक्कत हो जाए तो भी आसानी है। तो तीन पार्टी जो इन्वॉल्व है, तीनों में से कहीं भी एक जगह सिस्टम फेल होने का डर हो तो दूसरे पर असर न पड़े, उसको कम करने की, सिस्टम मजबूत बनाने की तैयारी सेबी की तरफ से। चलिए, तो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। एक्सचेंज पर ही इम्पैक्ट पे आएगा, ब्रोकर्स पर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। ये आपके लिए ब्रिजेश हमारे खबर लेकर आ रहे हैं। एक्सिस बैंक पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया, जो मैं कह रहा था रिकवरी के मूड में दिख रहा है। अब बैंक लेड रिकवरी आपको एक बार के लिए तो स्ट्रीट पर प्ले आउट होते हुए दिख रही है। इस पर कितना भरोसा करना है, अब यही इंपॉर्टेंट बात है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी देखिए अब आपको थोड़ा थोड़ा मूवमेंट दिखा रहा है। तो कुछ इंटरेस्टिंग काउंटर्स हैं जो आपके रेडार पर आ रहे हैं, और SRF भी ऑफ कोर्स अपने नंबर्स पर रिएक्ट कर रहा है इस समय। बट एक और इंटरेस्टिंग काउंटर है जहां पर एक मूव आई है, वोल्टास। आज 4% ऊपर है वोल्टास। यूजुअली हम इस पर एक्शन ज़्यादा देखते नहीं है, बट आज वोल्टास थोड़े मूड में है मूव करने के। वागले साहब, वोल्टास देखें सर, 775 का लेवल 4% और डेज हाई पर, ये कहां से रेडार पर आ गया सर? पंचो, इसमें मुझे लगता है अप मूव कंटिन्यू हो सकती है। आज की जो मूव आई है इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम भी है, और 764-65 के ऊपर ये कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा है पिछले 2-2.5 घंटे से। मेरा मानना है ये 795-96 तक जा सकता है, मे बी इवन 800-805 तक जा सकता है। इसका अगला टारगेट 810 का होगा अगर ये लेवल्स क्रॉस करता है तो ब्रॉडली 765 ऑन द डाउन साइड, 810 ऑन द अप साइड, ये मेरे लिए वोल्टास की रेंज है अगले 1 से 2 दिनों की। तो 800 के लेवल क्रॉस करने के लिए तैयार हो रहा है वोल्टास, इस पे रखिए नजर। एक सरप्राइज मूवर है आज के ट्रेड में जहां पर आपको एक्शन भी दिख रहा है। बट सन फार्मा, यहां पर भी थोड़ी मूव्स हमने देखी हैं, और कल आने वाले हैं सन फार्मा के नतीजे। क्या है बाजार का अनुमान, आइए जानते हैं नुपुर के साथ। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून। ठीक ठाक नतीजे आ सकते हैं सन फार्मा के। जो उम्मीद है वहाँ पे जो कंपनी की आय है वो करीबन 12% से इस बार बढ़कर आ सकती है। 11,100 करोड़ जो है उसका अनुमान है। कंपनी की आय में जो ग्रोथ होगी वो 12% के आसपास रह सकती है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 10% से इस बार बढ़कर आ सकता है। 2,860 करोड़ का इस बार का अनुमान है। मार्जिन फ्लैट रहने वाले हैं, 26% के मार्जिन थे पिछले साल तीसरी तिमाही में, इस बार भी 26% के मार्जिन आ सकते हैं। और जो मुनाफा होगा वो करीबन 2019 करोड़ के आसपास आ सकता है। सबकी नज़र यूएस सेल्स पे रहने वाली, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस इरोशन और प्राइसिंग प्रेशर थे, सप्लाई कंसर्न थे, तो पिछले क्वार्टर में जिसका असर दिखा था, इस बार उम्मीद है कि 10% की ग्रोथ वहाँ पे रहेगी। 40 से 45 करोड़ डॉलर की आय इस बार हो सकती है यूएस से। घरेलू बाजार की बात करें तो यहाँ पर भी उम्मीद है कि 10% की ग्रोथ आ सकती है, और बाकी के जो बाजार है इमर्जिंग मार्केट से, वहाँ पे भी 8 से 9% ग्रोथ आ सकती है। नजर रहेगी R&D स्पेंड्स कितना करती है कंपनी, क्योंकि मार्जिन इस बार फ्लैट रहेंगे तो उससे एक आइडिया लगेगा कि आगे चलकर के स्पेंड्स कितने होते हैं तो मार्जिन पे क्या इम्पैक्ट आता है। कंपनी के जो कुछ प्रोडक्ट्स है उसमें मार्केट शेयर गेन की उम्मीद है इस बार, और आगे चलकर जिस हिसाब से मार्जिन इंप्रूवमेंट पे अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है तो उस पर भी नजर रहने वाली है। सन फार्मा, इस पर रहेगी नजर। स्टॉक भी थोड़ा आपको एक्शन में दिख रहा है, डेज हाई पर थोड़े पहले ट्रेड भी कर रहा था सन फार्मा। पॉजिटिव टेरिटरी में तो है ही नॉनदलेस। बंसल जी, सन फार्मा की चार्ट पर कोई राय सर? 1050 का लेवल। दीपांशु, इसमें देखें तो एक स्ट्रक्चर इसका सन फार्मा का एकदम पॉजिटिव है, तो जिनके पास है दीपांशु, मेरा ऐसा मानना है कि वो यहाँ पे बने रहें, और एक बार डिसाइसिव क्लोजिंग 1060 के ऊपर मिले, 1060 के ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग आए, तब एग्रेसिव होके खरीदने की राय होगी। तो 1050 के ऊपर तो है ही, 1060 के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग दिखती है तो यहाँ पर एक अच्छी अपमूव आ सकती है। फिलहाल 40,500 के करीब आने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। निचले स्तरों से 1000 पॉइंट्स की रिकवरी है। वॉलेटाइल बहुत रहे हैं ये बाजार आज के लिए,
और अभी देखिए कहाँ शो की शुरुआत में 39,500 था, अब 40,500 है, 1000 पॉइंट रिकवर होता है। निफ्टी दीप 17,400 425 के आसपास था, अब 650 के ऊपर 200 पॉइंट की रिकवरी, यही कमाल है। बिल्कुल। तो आइए सही वक्त है अनिल जी की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी लेने का। सर हमारे बाजार तो थोड़ा रिकवरी के मूड में, बट अमेरिकी फ्यूचर्स 200 पॉइंट नीचे, डाउ 1.25% नीचे, नैस्डैक, यूरोप भी कमजोर है। आज ग्लोबल मार्केट थोड़े कमजोर हैं, हम इस समय जस्ट एट द मोमेंट रिलेटिवली बेटर दिख रहे हैं। बताएं सर क्या करके जाना है? पोजीशन हल्की रखनी चाहिए दीप, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरफ बराबर की रिस्क है। थोड़ी सी रिस्क लॉन्ग साइड पर हल्की सी बढ़ गई है। बिल्कुल। उसकी दो वजह बताता हूँ। एक तो डाउ फ्यूचर्स, भले हम ऐसे 50-100 पॉइंट डाउ फ्यूचर ऊपर नीचे हो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 200 और हो गए, 300-400 हो गए तो टेंशन तो आती है। अब आप कह सकते हैं हम तो 2-3 दिन में बहुत गिर गए तो अब डाउ के साथ हमें गिरने की जरूरत नहीं, बात ठीक है, लेकिन फिर आपके सामने दूसरी प्रॉब्लम और है जिससे बड़ी है कहीं, और वो है अदानी का एफपीओ। कल आखिरी दिन है, ठीक है, और अगर कल अदानी का एफपीओ नहीं बढ़ता तो फिर और मार्केट में उसका इम्पैक्ट और खराब होने के तौर पर होगा ही होगा। और तीसरी प्रॉब्लम और है परसों वाली कि बजट आएगा तो बजट के पहले सबको हल्का होना है, और हल्का किस में होना है? शॉर्ट में तो कोई भारी है ही नहीं, हल्का तो लॉन्ग में होना है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फ्रेश खरीदारी करने में रिस्क है, फिर भी लेवल के हिसाब से किसी को अच्छा लगता है 17,400 का पुट आपके पास में होना चाहिए हेजिंग के तौर पर। शॉर्ट है तो 17,800 या 17,900 का कॉल आप रख सकते हैं, ताकि किसी एक तरफ बड़ा मूव आए तो आप सेफ रहें। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 40,400 के आसपास आप हैं, अगर आपको रखना है 39,500 का या 40,000 का आप एक पुट लेकर अपने आप को हेज कर सकते हैं, और शॉर्ट हैं आप तो 41,000 का या 41,500 का कॉल आपके पास होना चाहिए। हेजिंग जरूर रखें, पोजीशन कम से कम रखें, ये समझ के चलें 1 से 1.5% का मूव किसी एक तरफ एडवर्स आ सकता है आपकी पोजीशन के, और वो आपकी संभालने की ताकत है तो ये आपको पोजीशन फ्रेश रखनी चाहिए, अदरवाइज नहीं। और वो संभालने की ताकत है तो ये आपको बिना हेजिंग के रहना चाहिए। तो हेजिंग के साथ चलें, ये ना सोचे कि मैंने तो ऑप्शन लिया तो ऑप्शन में इतना ही तो नुकसान लगेगा। अगर आप ये सोच के करेंगे इतना ही तो लगेगा तो वो पक्का लगेगा वो फिर लग ही जाता है। इसलिए पैसा बचाना ज़्यादा जरूरी है ऐसे समय में कमाने के लिए। ये ट्रेडर्स के लिए रहा है, बाकी इन्वेस्टर्स के लिए तो आज चाहे तो आप आज या कल में थोड़ा पैसा डालें, चाहे बजट के बाद डालें, थोड़ा अभी डाल दें, थोड़ा बजट के बाद डालें, दोनों वक्त डालने का मौका है इन्वेस्टर्स के लिए। हाँ, कि एक इंस्टॉलमेंट आपकी बजट के पहले जानी चाहिए, वो आज जाए या कल जाए वो अलग बात है। तो ये मौका जो है ये डिप दे रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। बजट से पहले अगर आपको एक छोटी इंस्टॉलमेंट बाजार में डालनी है तो इस मौके का आप फायदा उठा सकते हैं। आइए, जिस तरह से प्रीमियम टूटे हैं ना लास्ट आधे 1 घंटे में 2 घंटे में, लगता है सर वर्स्ट इज ओवर। बहुत टूटे हैं सर, मतलब ऐसे ऐसे भाव थे सुबह पुट्स के, बैंक निफ्टी के, निफ्टी के, और जिस तरह से मतलब आईवीज टूटी हैं और सब कुछ हुआ है ना, ये बहुत मतलब एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है कि सर वर्स्ट इज ओवर शायद। चलो अच्छा, आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर। सर हमें तो कॉन्ट्रा खेलना ही है, मतलब ऐसा नहीं जब तेजी है तो नहीं करनी है, बट यही एक टाइम होता है सर कि वेट करनी पड़ती है। वेट हो रही थी इतने टाइम से कि स्क्रीन कुछ कह रही है, अब वही स्क्रीन कुछ रिवर्स बोल रही है, तो मैंने पहली भी बोली शॉर्ट तो नहीं करना, कुछ भी हो जाए, चाहे अदानी हो कुछ भी हो जाए, शॉर्ट तो नहीं करना। अब लेने के लिए चीज़ें ढूंढनी है, कैसे ढूंढनी है, बट पुट के जिस तरह से प्रीमियम क्रैश हुए हैं सर, ये मंदी का साइन नहीं है। तो ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपर हिट, उसके बाद जय भी देंगे आपको एक बेहतरीन कॉल। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक ही रडार पे है। कुछ स्टॉक्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा बाउंस बैक लोअर लेवल से देखने को मिला है, तो जैसे ही मार्केट यहां से घूमेगा तो इन स्टॉक्स के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ एक हफ्ते के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे है उसका भाव चल रहा है 78 रुपीज 50 पैसा, 78 रुपीज 55 पैसा, 78 रुपए 50 पैसा, 78 रुपए 55 पैसा का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया, एनएलसी इंडिया के अंदर मोमेंटम बन रहा है। एनएलसी इंडिया में खरीदारी करें। कल का हाई स्टॉक अभी जस्ट ब्रेक कर रहा है और क्लोजिंग में हाई ब्रेक कर रहा है, मतलब ये इस हफ्ते के अंदर बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाएगा। 74 रुपए 50 पैसे ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 74 के स्टॉप लॉस से एनएलसी इंडिया में यहाँ पे सीएमबी पे खरीदारी करें। ऊपर में जो इसका पहला टारगेट बनेगा 83 रुपीज का इसका पहला टारगेट बनेगा। 83 का लेवल ब्रेक होने पे 86 रुपीज तक का मूव एक हफ्ते में एनएलसी इंडिया में देखने को मिल सकता है। खरीदारी करें 74 के स्टॉप लॉस से 83 से 86 के टारगेट्स के लिए। ओके, 83-86 के टारगेट के लिए एनएलसी इंडिया में करें खरीदारी। कैश मार्केट का ये स्टॉक। आइए बिगुल जय के लिए जय का जैकपॉट।
बताएं जय। अनिल जी, इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदना है स्टेट बैंक का 530 के स्ट्राइक का, 23 फेब की एक्सपायरी का, फरवरी एक्सपायरी का, 30 रुपए 35 पैसे अभी ट्रेड कर रहा है अनिल जी, 30.35 ये भाव पर खरीदे। 25 रुपए 80 पैसे का अनिल जी स्टॉप लॉस होगा 25.80। फर्स्ट टारगेट जो अनिल जी यहाँ पे निकल कर आ रहा है दैट इज 36.5 एंड सेकेंड टारगेट इज 40। सो 36 रुपए 50 पैसे 40 रुपए, ये दो टारगेट्स के लिए आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 530 के स्ट्राइक का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदना है। मुझे ऐसा लग रहा है जी यहाँ पे भी आपको स्ट्रॉन्ग एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिलना चाहिए टू द एक्सटेंट ऑफ 550 मिनिमम ऑन द स्पॉट प्राइस। तो ये है आपके लिए जय की तरफ से SBI 530 का कॉल खरीदने की राय। अभी थोड़ी देर पहले मजगांव डॉक के नंबर्स भी आपको आते हुए देखे थे, अच्छे नंबर्स हैं और परफॉर्मेंस पिछले साल से इस साल देखे तो मुनाफे और आय दोनों में आपने अच्छी बढ़त भी आती हुई देखी। स्टॉक भी थोड़ा एक्शन में डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, 7.5% का उछाल मजगांव डॉक में आया है। कुणाल जी, एक बार मजगांव डॉक देख लें सर, नंबर्स बढ़िया नंबर्स और उसके बाद बढ़िया रिएक्शन काउंटर पर भी आ रहा है। चार्ट भी दमदार है दीपांशु, स्टॉक में करेक्शन पूरा होता हुआ दिख रहा है और एक पैटर्न बन रहा है जिसको डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। स्टॉक जैसे ही 780 के ऊपर टिक जाएगा, मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा आपको मूव आता हुआ दिखेगा। तो एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है जिसमें करेक्शन पूरा होने की संभावना दिख रही है। 780 के ऊपर बंदी आती है तो खरीदारी की राय होगी। फिर मुझे लगता है कि 850 तक के लेवल से ये स्टॉक रिक्लेम करेगा। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहे, नई खरीदारी भी 780 के ऊपर कर सकते हैं। 17% आय बढ़ी है, 64% मुनाफा बढ़ा है, कामकाजी मुनाफा 46% बढ़कर आया है और मार्जिन देखिए 13% से सीधा 16% से ज्यादा के मार्जिन। सो बढ़िया नंबर्स। मजगांव डॉक के स्टॉक भी वैसा ही रिएक्शन दिखा रहा है और अदरवाइज भी पिछले साल का एक टॉप परफॉर्मर रहा है ये काउंटर। क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। इवेंटफुल डे, बहुत ही वॉलेटाइल डे, बट 3 दिन की गिरावट के ट्रेंड पर ब्रेक लगने की तैयारी है अगर आखिरी 5 मिनट में कुछ उतार चढ़ाव नहीं होता है। तो निफ्टी करीब 60 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी 125 अंक ऊपर क्लोज करने की तैयारी में आपको दिख रहे हैं। बजाज फाइनेंस नंबर्स के बाद आज का क्लियर विनर, 4.5% की तेजी इसमें आपको आती हुई दिखी। अदानी एंटरप्राइजेस बाउंस बैक 4%, हालांकि इंटरडे में तो और बड़ी तेजी इसने दिखाई थी। अदानी पोर्ट्स में भी खरीदारी रही। बजाज फिनसर्व नतीजों से पहले बजिंग था। अल्ट्राटेक इसमें भी एक्शन, बट आज सहारा बाजार को मिला है आईटी की तरफ से। HCL टेक, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा और TCS, यहां पर आपने अच्छी खरीदारी देखी है। टेक महिंद्रा नतीजों से पहले 0.5% पॉजिटिव ही क्लोज हो रहा है। NTPC नतीजों के बाद ये भी एक्टिव रहा, 0.25% ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बड़ा सहारा दिया है, 1.5% की तेजी इसमें भी रही। ICICI बैंक और कोटक बैंक भी एंड में पॉजिटिव टेरिटरी में आए। 1:1 का डिक्लाइन रेशियो है जहां तक निफ्टी का सवाल है। पावर ग्रिड टॉप लूजर है आपके लिए, 3.5% की गिरावट रही है। JSW स्टील में आपने 2.5% की वीकनेस देखी है। बजाज ऑटो आपके लिए कमजोर रहा। इंडसइंड बैंक 2.25% नीचे। L&T इसके भी आने वाले नतीजे उससे पहले 2% कमजोर। हिंडाल्को, टाटा स्टील, HUL, सिप्ला, हीरो मोटो, भारतीय एयरटेल, डिवीज, ITC, टाटा मोटर्स और HDFC लिमिटेड ये आपके लिए कमजोर रहे। BPCL के भी आएंगे नतीजे, उससे पहले इस काउंटर में भी आपने वीकनेस देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आए, टॉप गेनर इंटेलेक्ट डिजाइन 8% ऊपर ये काउंटर था। वोल्टा सरप्राइज मूवर रहा। वोडाफोन आइडिया आज 4.5% ऊपर था। इंडस टावर्स में आपने खरीदारी देखी है। JK सीमेंट, फर्स्ट सोर्स, श्री सीमेंट, SRF, यहां पर अच्छे नतीजे हैं। अच्छे नतीजे इन द सेंस अनुमान से बेहतर नतीजे आपको आते हुए दिखे हैं, हालांकि कामकाजी तौर पर उतने खास नहीं थे। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ग्रैन्यूल्स, बर्जर, यहां पर अच्छी तेजी रही। SBI कार्ड्स, इन्फो एज, कोफोर्स, यहां पर भी आपने बढ़िया पॉजिटिविटी बनते हुए देखी। गिरावट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नतीजों के बाद 5% नीचे, डिसअपॉइंटिंग सेट ऑफ नंबर्स। गेल इसके भी नतीजे मार्केट आवर्स में आए थे, 4.5% नीचे। एक्साइड यहां से भी नतीजों से बाजार उतना खुश नहीं, 3.5% नीचे। तो टॉप 3 लूजर्स, तीनों के तीनों अर्निंग्स रिएक्शन है आपके लिए। अशोक लेलैंड कमजोरी, पेट्रोनेट, ग्लेनमार्क, JSPL, कॉनकॉर, गोदरेज प्रॉपर्टीज और साथ ही HDFC, AMC और TVS मोटर्स यहां पर वीकनेस देखी है। अदानी ग्रुप के कैश स्टॉक्स यहां पर आपने काफी कमजोरी देखी है। अदानी टोटल, अदानी विलमार, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, सब पर आपने गिरावट देखी है। इनफैक्ट अदानी ग्रीन, अदानी टोटल 20% का निचला सर्किट, अदानी पावर, अदानी विलमार 5% का सर्किट, अदानी ट्रांसमिशन ये 15% नीचे। तो ओनली कैश स्टॉक जो अदानी ग्रुप का है जिस पर आपने निचला सर्किट नहीं देखा है, बट 15% का कट नॉनदलेस इस पर रहा है। EID पैरी, कल्याण ज्वेलर्स, पतंजलि फूड्स, हाइकिलरूम बेवरेजेस, सारेगामा, असाई इंडिया, एंड्योरेंस टेक, कजारिया सिरेमिक्स और रूट मोबाइल, यहां पर भी आपने गिरावट आती हुई देखी है। बट अनिल जी, एटलीस्ट गिरावट का ट्रेंड तो ब्रेक हुआ, जो एक पॉइंट पर हमें लग रहा था जब शो की शुरुआत, स्पेशली 2:30 बजे की शो की शुरुआत करी थी, जिस तरह से बाजार फिसल रहे थे।
17,400 तक निफ्टी गया, बट वहां से 250 पॉइंट की रिकवरी, और बैंक निफ्टी में तो 1000 पॉइंट का स्विंग हमने देखा है पिछले 1-1.5 घंटे में। वॉलेटाइल सेशन कम्स टू अ क्लोज सर। थैंक गॉड, तनाव मतलब भरा हुआ तनाव से एकदम फाइनली, और गिरावट पर ब्रेक तो लगा। चलो ठीक है, तो थोड़ा हरे निशान में हम बंद होते हुए दिखे हैं, वो भी तब जबकि 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे है और 150 पॉइंट नेस्डेक फ्यूचर्स नीचे। उसके बावजूद हमने अपने दम पर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखाई, और वो हम बात कर भी रहे थे कि बैंक निफ्टी 0.5 के पुट कॉल रेशियो पर और शॉर्ट कवरिंग होकर ये पहले ज़्यादा जोर से भागेगा। आप देखिए 1000 पॉइंट की रिकवरी है बैंक निफ्टी में। ये सिग्निफिकेंट है कि रिकवरी बीच में हो गई थी, बट टुवर्ड्स द एंड आपने मुनाफा वसूली नहीं देखी उस रिकवरी की, होल्ड किया उस गेम्स को, ये सिग्निफिकेंट रहेगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। आइए बढ़ते आगे। अब आज की शाम के आयोजन के बारे में बता दें। अब तक हम यही जानते हैं कि एंटीबायोटिक दवाओं के ज़्यादा इस्तेमाल से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, लेकिन एक स्टडी से पता चला है कि इससे पाचन तंत्र में सूजन के साथ पेट में अल्सर होने का भी खतरा रहता है एंटीबायोटिक लेने से। शाम 6 बजे इसी पर हम करेंगे चर्चा, समझेंगे कि एंटीबायोटिक के सेवन का छोटी आंत या फिर बड़ी आंत से क्या कनेक्शन है और कैसे ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को कर देता है कमज़ोर, किन लोगों पर इनका ज़्यादा असर पड़ता है, और बेवजह एंटीबायोटिक खाकर हम ना खाकर खुद को कैसे हेल्दी रखें। डॉक्टर जयेश लेले साहब है हमारे साथ, महासचिव IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से। डॉक्टर रणधीर सूद साहब है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट मेदांता हॉस्पिटल के। और डॉक्टर हेमंत पी ठक्कर साहब है जो सीनियर फिजिशियन है ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के। एंटीबायोटिक अति से क्षति, ये हमारी आज की कवर स्टोरी। नहीं कवर स्टोरी सॉरी, शाम की 6 बजे की आपकी खबर, आपका फायदा। आम बजट पेश होने में बस बचा है कुछ ही वक्त, एक ही दिन का समय। ऐसे में हर एक की अपनी अपनी विश लिस्ट है। टैक्स से लेकर निवेश के मोर्चे पर आम आदमी बजट से क्या उम्मीद कर रहा है, मनी गुरु में आज ऐसी 10 खास उम्मीदों की बात करेंगे जो आम आदमी की बजट से है। इस पर करेंगे हम चर्चा, आम बजट से 10 खास उम्मीदें। हमारे साथ होंगी फिनफिक्स रिसर्च की फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी। आइए बढ़ते आगे। आम बजट को में रोजगार को लेकर भी काफ़ी उम्मीदें हैं। बजट में शहरी युवाओं को रोजगार देने के लिए कुछ खास इंतजाम किया जा सकता है। वहीं ग्रामीण स्तर पर मनरेगा का बजट बढ़ाया जा सकता है। इंडिया 360 डिग्री में हम जानेंगे कि रोजगार के मोर्चे पर क्या उम्मीदें हैं, क्या मिलने की संभावना है। बजट भाए सब जॉब दिलाए, ये हमारी आज की कवर स्टोरी आपके लिए होगी। और अगर आपके डब्बे पर भी, और एक इंटरेस्टिंग बजट पर हमने एक जबरदस्त हमने मार्केटिंग की है और वो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। तो अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आपके डब्बे पर एक ऐसा टैग है, जो टैग हम आपको बताने जा रहे हैं, तो इसका फ़ोटो खींचिए और इसको जी बिजनेस पर टैग करके हमें भेज दीजिए। ये आपको टैग मिलेगा। क्या होगा इस डब्बे पर बजट का असर, तो हर एक डब्बे वाले के साथ हमने ये जो टाइप किया, इसमें एक ये टैग आपको मिलेगा और आपके पास ये टैग आता है। आप फोटो खींचकर हमें ट्वीट करिए, आपको मिलेंगे आकर्षक इनाम। लेकिन इस्तेमाल करें #BudgetOnZ। तो आशीष सर, बजट के दिन हमने जो डब्बा जिन्होंने लगाया हुआ है उन्हीं वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। जो लोग अपने डब्बे से अपना खाना घर से मंगाते हैं या जहाँ से भी मंगाते हैं, जो डब्बे वालों से, डब्बे वालों से, उनके साथ हमने किया ये टाइप। और हर बजट के दिन आप किसी भी डब्बे वाले की भी तस्वीर खींचेगा उनकी टोपी पर। अच्छा। उनकी टोपी पर आपको जी बिजनेस का लोगो नजर आएगा और देखिए बजट मतलब जी बिजनेस। तो हम हमारी डब्बे वालों के एसोसिएशन अभी ऑफिस जाके सबको लाइन पर लगा देता हूँ डब्बे पे मंगवाने, और डब्बे के साथ आपको ये टैग मिलेगा। क्या होगा, मतलब जो डब्बे खाने के डब्बे का बजट का क्या असर होगा, ये हमारी खास पेशकश है डब्बे वालों के साथ में। 1 फरवरी को सुबह 7 बजे से ये तस्वीर आप हमारे सामने रखिए, ट्वीट कीजिए और जीतिए इनाम। आइए विदा लेने का वक्त है, और विदा लेने से पहले बता दूं कि कल बजट से पहले का आखिरी दिन है। कुछ महानुभाव होंगे, बिल्कुल, कुछ इधर उधर होंगे। इधर उधर का मतलब आने जाने में, रास्ते में बिजी होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह से लेकर शाम तक इस तरह से प्रोग्राम बनाते हैं कि दोनों शो में गायब हो जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं। हाँ, अब पता नहीं जानबूझ के कि छुट्टी लेने का मौका मिला है, जैसे अपने स्कूल में नहीं होता था कि छुट्टी लेने का मौका मिला तो ले ही लो। सर, वो जो आने जाने वाले बिजी हैं उन पे तो पेनल्टी, मतलब पेनल्टी तो नहीं, हाँ पेनल्टी लगा सकते हैं कि वहाँ की खास चीज़ें, फेमस चीज़ें लेके आएँ। मतलब जैसे जैन साहब कचौड़ी लेके आएंगे, कुणाल जी भटूरे लेके आएंगे। दैट गोज विदाउट सेइंग।
हाँ वो तो नीचे हमारे यहाँ सिक्योरिटी चेक में पहले पूछ लेते हैं है ना आपके पास टैग लगा हुआ है ना आपके पास, फिर उसके बाद ऊपर आने को मौका मिलता है। तो कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ्लाइट ऐसे ही करवाई है कि मतलब छुट्टी मार लो टाइप से, ऐसा समझ तो गए होंगे आप, कल पता चल जाएगा आप लोगों को। लेकिन हाँ, कल शाम तक सारे के सारे एक्सपर्ट्स जो बाहर से आने हैं वो मुंबई पहुंच जाएंगे। मुंबई के तो तैयार है ही उनके स्वागत और आवभगत के लिए। तो आप सबसे कल सुबह होगी मुलाकात। उससे पहले कल 11 बजे आपके लिए होगी वरिंदर बंसल के साथ बजट की पाठशाला। तो बजट का एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, अगर आपने देख लिया तो नहीं देखा है तो कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स ऐसे हैं जो आपको याद करवा दिए जाएंगे, ताकि इतने लाख करोड़ ये सुनते हैं हमारा टेंशन बहुत बढ़ जाता है। वो लाख करोड़ में कभी लाख भूल जाते हैं, कभी करोड़ भूल जाते हैं, क्या क्या भूल जाते हैं। तो आपको एक ही नंबर याद कराएंगे जिससे आपको सब आसानी से याद हो जाएगा और आराम से पता चल जाएगा। आपको कहीं विश्लेषण देखने की जरूरत नहीं, खुद को समझ में आ जाएगा वित्तीय घाटा कम हुआ है ज़्यादा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है कि कम हुआ है, टैक्स कलेक्शन कितना है। तो कुछ कुछ ज़्यादा सिर्फ 4 नंबर से याद कराएंगे और 4 नंबर से आपने याद कर लिया, आपका बजट आराम से निकल जाएगा। तो मिस मत कीजिएगा 11 बजे बजट की पाठशाला। और बाकी तो हम सब आपके साथ होंगी। तो विदा लेने का वक्त है। आशु सर बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में पधारने के लिए। प्लेजर इज माइन सर, प्लेजर इज माइन, ऑफ कोर्स, आर्ट्स एज वेल। ओके, म्यूचुअल। कुणाल जी, राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा सर्दी के कपड़े लेकर ना आए दिल्ली की तरह, हमारे यहाँ कोई सर्दी वर्दी नहीं है। वीकेंड पे तो गर्मी हो रही थी। हाँ, वीकेंड पे गए, इस बार तो हम तो वापस फैन में आ गए। फैंस चल गए फिर से, सारे फैंस चल रहे हैं हमारे तो एकदम फुल फ्लेज। और इसलिए आप आराम से, अब आपके आने से हो जाए तो हमें नहीं पता, बाकी हमारे यहाँ सर्दी नहीं है। और कल तो सर उनको बैंड स्टैंड घुमाने लेके जाना है। हाँ, वो पठान के घर के आगे भी दिखाना है उनको। अच्छा, ये सब जिम्मेदारी राकेश जी से कमिटमेंट है सर। क्या बात है। तो मतलब ये जिम्मेदारी आशु जी के पास है। और सचिन जी का भी धन्यवाद, वागले साहब, सुमित जी और जय ठक्कर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे मुलाकात होगी। मुझे दीप को इजाजत दीजिए, नमस्कार। और मृत्युंजय हमारे साथ है तैयार। मृत्युंजय, बधाइयाँ स्वीकार करें, आपने गोल्ड को फिर लाइफ टाइम है सर, और वो भी बजट के हफ्ते में। वाह, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा लगा, कम से कम किसी का मार्केट तो ढंग से चल रहा है ना, कोई तो खुश है। तो गोल्ड का दाम हाईएस्ट लेवल। वैसे आमतौर पर भारतीय लोग ज्यादा खुश होते नहीं है, हमेशा मन में ये और लेना है और लेना है, ले लेते तो ठीक था, है ना। पड़ा हुआ उसकी वैल्यू नहीं देखते, पड़ा हुआ वो बढ़ रहा वो नहीं, और लेना था। चलिए कोई बात नहीं।